अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो फिजिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पूरा डिटेल से देखेंगे कि कैसे सर थॉमस यंग ने साबित किया कि लाइट वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है और लाइट वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल किया। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, डार्क फ्रिंज क्या होती है, क्या कंडीशन है ब्राइट फ्रिंज को हासिल करने की, क्या कंडीशन है डार्क फ्रिंज को हासिल करने की। जहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होती है वहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, कॉन्सेप्ट का फील लेंगे। जहां डार्क फ्रिंज बन रही होती है वहां एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। सिमिलरली पोजीशन के क्या कॉन्सेप्ट है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज या फ्रिंज विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माजी में जितनी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो अच्छे ई-कैट लेवल पे हो या अच्छे एमडी-कैट लेवल पे हो, वो भी बच्चे हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्ना मुन्ना सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखो भैया, ज़माने कदीम में लाइट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी दी गई वो सर आइजैक न्यूटन की तरफ से दी गई, जिन्होंने 1675 के अंदर अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। न्यूटन ने कहा जो लाइट है, किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से जो लाइट निकलती है, मान लो ये कोई बल्ब है तो यहां से जो लाइट निकलेगी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी और ये पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट किससे मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी है। सर न्यूटन के एरा में, सर न्यूटन के जमाने में एक और साइंसदान था जिन्होंने 1678 के अंदर अपनी थ्योरी दी, जिसको कहा गया हाइगन की वेव थ्योरी। सर क्रिश्चियन हाइगन ये बात मानते थे कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में नहीं जबकि वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। यानी अगर ये ल्यूमिनस बॉडी है, अगर ये कोई बल्ब है तो यहां से लाइट ऐसे पार्टिकल नहीं, ऐसे वेव की फॉर्म में निकलेगी। इस तरह से लाइट ऐसे वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती हुई जाएगी जहां पर भी जाना होगा इसको। अब चूंकि सर आइजैक न्यूटन एक बड़े फिजिसिस्ट थे, जमाने में लोग उनको मानते थे, आज भी मानते हैं, उस जमाने में भी मानते थे। इन्होंने मैकेनिक्स में बहुत काम किया है, तो ज्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट यह था कि सर आइजैक न्यूटन ने सही बात की है। इनकी थ्योरी को इतनी ज्यादा पजीराई या इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली फिजिसिस्ट की दुनिया में। ठीक है, और कोई ऐसे फिनोमिनाज भी नहीं थे जो इनकी थ्योरी को सपोर्ट करते सर हाइगन की थ्योरी को। अब आपके पास सन 1801 के अंदर, 1801 के अंदर थॉमस यंग नाम का एक फिजिसिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, जो भी आप पढ़ने जा रहे हो, जिसको कहा गया यंग का डबल होल एक्सपेरिमेंट या यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने फाइनली ये बात साबित कर दी कि लाइट वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है और न्यूटन की थ्योरी की धज्जियां उड़ा के रखती है। अब इसने ऐसा क्या किया था या इसने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जिससे सारे लोग एकदम न्यूटन के पास से उठ के हाइगन की वेव थ्योरी को मानना शुरू हो गए। देखो जरा जल्दी से, अभी तक बस इतनी बात ध्यान में रखना कि न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से निकलती है तो वो कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन में, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। सर थॉमस यंग ने क्या किया, सर थॉमस यंग ने एक ली मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। सर सोर्स ऑफ लाइट तो समझ में आ गया कि लाइट की सोर्स जहां से लाइट निकलेगी। ये मोनोक्रोमेटिक क्या बल है बेटे, मोनो का मतलब होता है एक, क्रोम आया कलर से, मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसी सोर्स जो कि एक कलर की लाइट देगी। सर थोड़ा सा और समझाएं। देखो हमें पता है ना, व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है, विप, ग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपने यहां पे एक ऐसी सोर्स ली जो किसी भी एक कलर की लाइट देगी, किसी भी एक कलर की। मान लो मैंने ऐसी सोर्स ली है जो कि ग्रीन कलर की लाइट देगी, कोई भी कलर हो सकता है, बस मैंने यहां पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ली है। अच्छा ध्यान में रखना, मोनोक्रोमेटिक सोर्स सिर्फ इसलिए लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से नजर आ जाए। ये चीजें आपको आगे और क्लियर हो जाएंगी जब अभी तो शुरू हो रही है ना, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख सब होता है क्या। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास आगे स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, वो अगर आपको अच्छा चाहिए, वाज़े चाहिए, क्लियर चाहिए, तो आप मोनोक्रोमेटिक यूज करोगे, वरना आप व्हाइट लाइट भी यूज कर सकते हो, बाइक्रोमेटिक कोई सी भी लाइट यूज कर सकते हो। इनफैक्ट
थॉमस यंग ने जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यहां पे व्हाइट लाइट ही यूज की गई थी, ठीक है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। खैर, तो हमने यहां पे क्या करा, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली थॉमस यंग ने, जो कि एक कलर की लाइट दे सकती है। अब यहां से क्या होगा भाई, ऐसे लाइट आएगी और सर आइजैक न्यूटन कहते हैं लाइट कैसे आएगी भाई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही होगी। इन्होंने क्या किया, थॉमस यंग ने आगे लगाया ऐसे एक कार्डबोर्ड, ठीक है सर, थॉमस यंग ने आगे एक अदद क्या करा, ऐसे कार्डबोर्ड लगाया, सही है। कार्डबोर्ड ऐसे समझ लो, ये ऐसे समझ लो भाई, एक अदद कार्डबोर्ड है। यहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है, और यहाँ पे आपने लगाया हुआ है कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड पूरा ओपेक मटेरियल है। ओपेक क्या, जहाँ से लाइट क्रॉस ना कर सके, ओपेक मटेरियल है। आपने यहाँ पे एक हल्का सा सुराख कर दिया, स्लिट जिसे हम कहेंगे बाद में चल के, आपने एक छेद कर दिया। कैसे किया, एक पेपर कटर लो, उस पेपर कटर से यहां पे हल्का सा कट लगा दो, तो जितना बारीक वो सुराख है ना, बस उतना ही बारीक सुराख हुआ। एक पेपर कटर से यहां ऐसे कट लगा दो और एक पेपर कटर से यहां कट लगा दो। फिर सीखो, ये पूरा कार्डबोर्ड है, पूरा ओपेक है, एक कट यहां लगा दो, एक कट यहां लगा दो, गोया आपने दो छेद कर दिए या दो सुराख कर दिए या दो स्लिट्स प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। यहां आपने एक स्लिट प्रोड्यूस करी, इससे कुछ फासले में यहां आपने एक और स्लिट प्रोड्यूस कर दी, क्लियर हो गया। इस स्लिट को आपने कह दिया लेट से S1, इस स्लिट को आपने कह दिया मेरा बेटा लेट से S2। तुम कहां कार्डबोर्ड के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे आपने कह दिया, क्लियर हो गया। ये आपके पास कार्डबोर्ड था जिसपे आपने दो स्लिट्स बनाई और इसके बिल्कुल सामने आपने एक अदद ऐसे करके स्क्रीन लगा दी। मतलब हमने नहीं किया सर, थॉमस यंग ने किया। चलो, ऐसे सामने एक अदद क्या लगा दी भाई साहब, स्क्रीन लगा दी। अब आपके ख्याल में होना क्या चाहिए, देखो सोचो, फिर सोचो। यहां लगी हुई है आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ये आपके पास एक अदद है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना सर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऐसे सीधी सीधी लाइट कैसे दे रही है। आप यहां पे बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हो जिसकी मदद से लाइट सीधी होती है, उसको आप छोड़ दो फिलहाल। समझो यहां से आपके पास लाइट आ रही है ऐसे, बस ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहां से आपके पास लाइट आ रही है, लाइट इस कार्डबोर्ड पे आ रही है। इस कार्डबोर्ड पूरा ओपेक मटेरियल है, मतलब पूरा कार्डबोर्ड छुपा हुआ है, मतलब पूरा कार्डबोर्ड ऐसे मटेरियल से बना हुआ है कि लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। आपने दो झिल्लियां सी दी हुई हैं या दो झिरियां सी दी हुई हैं, एक स्लिट ऊपर एक स्लिट नीचे, हल्का सा पेपर कटर से कट लगाया हुआ है। अब होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन भैया होना ये चाहिए, यहां से लाइट आएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि देखो ना इस कट से लाइट गुजर सकती है, ना ऊपर ना नीचे, कहीं से नहीं जा सकती। तो जो कट है वहां से लाइट जाएगी ऐसे सीधा और सामने जाके ऐसे एक पैटर्न बन जाएगा, समझे। देखो फिर से आपके पास होना क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट का फील लो, आगे तो आसान है सब चीजें। देखो ये कार्डबोर्ड है, यहां पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहां से ऐसे लाइट आ रही है, यहां पे एक झर्री बनी हुई है, यहां पे एक झर्री सी बनी हुई है, स्लिट नंबर 1 स्लिट नंबर 2। अब होना क्या चाहिए था, आगे स्क्रीन है, जो यहां पे झिर्री है यहां से लाइट सीधी जाए और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाके ऐसे स्क्रीन पे छप जाए ऐसे करके, और यहां पे लाइट ऐसे इसके ऑपोजिट जाए और ऐसे स्क्रीन पे छप जाए। भाई यही होना चाहिए ना, लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए और सामने स्क्रीन पे आ जाए, यहां से सीधा जाए सामने स्क्रीन पे आ जाए। अब देखा क्या गया, होना ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि भाई लाइट ऐसे निकले सीधा और इधर आ जाए ऐसे। लेकिन देखा क्या गया, देखा ये गया, देखो ये जो पार्ट है इन दोनों स्लिट्स के दरमियान का जो पार्ट है, ये तो ओपेक पार्ट है ना सर। कैसा पार्ट है, ओपेक। ओपेक 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 कौन सा पार्ट होता है, जहां से लाइट पास ना कर सके। ये भी ओपेक है, ये भी ओपेक है, ये भी ओपेक है। यानी कि एक बात तो तय है कि लाइट जितनी भी यहां से बाहर आ रही है वो सिर्फ इन स्लिट से आ रही है, ओपेक पार्ट से लाइट बाहर नहीं आ सकती, वो तो लाइट को ब्लॉक करता है भाई। जैसे दीवार है, मैं यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट लगाऊंगा तो इस दीवार के पीछे जाके देखूंगा तो मुझे लाइट थोड़ी दिख रही होगी, ये ओपेक है ना, लाइट दीवार को क्रॉस करके तो नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखा यह गया कि ये जो इन दोनों स्लिट्स के दरमियान की जगह है जो ओपेक है, इसके बिल्कुल सामने, ये ओपेक जगह देखो, इसके बिल्कुल सामने, इनके बिल्कुल सामने यहां पर भी आपके पास एक लाइट आ रही थी। ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं इसे हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज क्या होती है, इस पट्टी को कहते हैं फ्रिंज। फ्रिंज क्या है, ये पट्टी। ब्राइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक जहां पे लाइट मिलती है ना वहां पे एक ब्राइट स्पॉट बनता है, एक कह लो कि चमकता हुआ फ्रिंज, चमकती हुई पट्टी बनती है। तो ये चमकती हुई पट्टी मिल रही थी, ठीक है। इन दोनों स्लिट्स के दरमियान में भी एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, फिर डार्क फ्रिंज मिल रही थी। डार्क फ्रिंज का मतलब जहां पे कोई लाइट नहीं आ रही, फिर ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी। फिर इसी तरह ये जो है ना, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है, सेंटर से ऊपर
फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क और फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे मिल रहा था। सिमिलरली ये सेंटर है, सेंटर में ब्राइट आया, फिर डार्क आया, मतलब यहां पे डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क आ गया, फिर ब्राइट। जहां पे मैं कुछ नहीं बना रहा है इसका मतलब वो डार्क है, यानी कि समझो ये रेड लाइट ब्राइट है, इसके ऊपर डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न मिले। पॉइंट समझ में आया? अब फिर सुनो यहां पे मसला क्या है, कॉन्सेप्ट का फील आएगा। यहां पे हमने लगाई एक सोर्स ऑफ लाइट। अगर न्यूटन की बात सही थी, अगर न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही थी, तो मेरे बच्चे होना क्या चाहिए था, कॉन्सेप्ट को फील करो, होना क्या चाहिए था। आपने ऐसे कार्डबोर्ड लगाया, यहां एक स्लिट, यहां एक स्लिट, लाइट सिर्फ पहली स्लिट से गुजरे, सामने इसके ऑपोजिट साइड पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यहां से गुजरे, यहां पे एक फ्रिंज बनेगी, यहां पे एक सफेद सी पट्टी आ जाएगी, या ग्रीन कलर की लाइट है तो यहां एक ग्रीन कलर का लाइट आ जाएगा, यहां भी ग्रीन आ जाएगी। बाकी जगह पे जहां इसका ओपेक है उसके ऑपोजिट वहां भी कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, यहां ओपेक है उसके ऑपोजिट लाइट नहीं होनी चाहिए, यहां ओपेक है इसके ऑपोजिट लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, यहां से स्ट्रेट लाइन में इसके सामने, यहां से स्ट्रेट लाइन में इसके सामने। लेकिन देखा कुछ और गया, देखा यह गया कि इस पूरी स्क्रीन के ऊपर पैटर्न मिल रहा है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। गोया के सर थॉमस यंग ने यहां से आइडेंटिफाई किया कि इस पूरी स्क्रीन पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न। सर ये कैसे साबित हो रहा है कि यहां से इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है? मेरे बच्चे ये ऐसे साबित हो रहा है, इंटरफेरेंस का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो इसका जो बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 02, उसमें मैंने वेव इंटरफेरेंस बहुत तफसील से पढ़ाया है। अगर आपने देखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं देखा हुआ तो मेरी बात मान लेना। इंटरफेरेंस में आपके पास दो तरह की इंटरफेरेंस होती है, एक होती है मेरे बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है मेरे बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होती है जिसमें क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास जब दो वेव्स मिलती हैं तो उनकी मिलने की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और वहां पे बनता है ब्राइट स्पॉट। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव ऐसे मिलती है कि क्रस्ट पे ट्रफ और ट्रफ पे क्रस्ट आता है, और इनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव होती है वो मिनिमम होती है, और इस केस के अंदर आपके पास क्या बनता है? डार्क स्पॉट बनता है। फिर सुनो, फिर समझो। सर थॉमस यंग ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो सिर्फ स्लिट के सामने ब्राइट फ्रिंज नहीं मिली, पूरे स्क्रीन पे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क का पैटर्न मिला। गोया इस पूरी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। इंटरफेरेंस मतलब जहां जहां ब्राइट था इसका मतलब वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। जहां जहां डार्क था इसका मतलब वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो इसका मतलब स्क्रीन पर क्या मिल रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। पार्टिकल्स इंटरफेरेंस शो नहीं करते, कौन शो करता है? वेव्स इंटरफेरेंस शो करते हैं। गोया यहां से पता यह चल रहा है कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में प्रोपेगेट नहीं कर रही है। अगर पार्टिकल की फॉर्म में कर रही होती तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे मिलता? लाइट वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट कर रही है। तो उन्होंने बताया फिर कि यहां से इस जगह से जो लाइट निकल रही है वो इस तरह से वेव की फॉर्म में निकलती हुई आ रही है। ये लाइट निकल रही है पहली स्लिट से वेव की फॉर्म में। अब देखना, यहां से लाइट निकल रही है दूसरी स्लिट से, ये भी वेव की फॉर्म में। अब जहां जहां पे ये लाइट वेव आपस में मिलती जा रही है, गौर से देखो, ये लाइट वेव मिल रही है। अब स्क्रीन पे जहां जहां पे मिलने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव नहीं मिल रही है, वहां पे ब्राइट फ्रिंज आ रही है। जहां जहां पे डिस्ट्रक्टिव नहीं मिल रही है वहां पे, जैसे यहां पे देखो, इस जगह पे कुछ नहीं बनाया हुआ, मतलब ये क्या है? डार्क स्पॉट है। यानी कि यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पे ये मैं रेड को शो नहीं कर रहा, ये इसको शो कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी तो सब पढ़ना है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट का फील दिला रहा हूं कि सर थॉमस यंग ने किया क्या था। कॉन्सेप्ट का फील आया? जल्दी से फिर से समराइज कर रहा हूं, गौर से देख लो। देखो डेरिवेशन में कमाल नहीं है, वो तो मैं फौरन से करा दूंगा। कॉन्सेप्ट का फील लो। सर न्यूटन की बात सब मान के चल रहे थे। सर न्यूटन ने क्या कहा था कि लाइट ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल भी कैसे? स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं। आपने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ली, यहां एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, उसकी वजह से आगे जाने वाली लाइट हो गई पैरेलल। ठीक है, अगर आप उसे नहीं भी लगाते वैसे ही समझ लो यहां से लाइट कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। मान लो मैंने ऐसी लाइट ली है जो कि ग्रीन कलर की लाइट इमिट कर रही है, कोई सी भी हो सकती है, रेड, ऑरेंज, येलो, कुछ भी, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, मैंने ऐसे कार्डबोर्ड रखा, उसमें दो छेद किए। अब होना यह चाहिए था यहां से लाइट आए, इस छेद से जाए, सामने स्क्रीन पे आ जाए।
यहां से लाइट जाए, इस छेद से जाए, सामने स्क्रीन पे आ जाए। बीच में ओपेक पार्ट है, इसके सामने कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। ऊपर ओपेक पार्ट है, ऊपर कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, नीचे कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। देखा ये गया, पूरी स्क्रीन पे पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न भी ऐसा कि उसमें इंटेंसिटी वेरी कर रही है, क्योंकि जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ब्राइट डार्क, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। इसका मतलब यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, और इंटरफेरेंस कौन करता है? वेव्स करती हैं। गोया यहां जो स्लिट से लाइट निकल रही है, ये पार्टिकल की फॉर्म में नहीं आ रही है, वेव की फॉर्म में आ रही है। क्लियर हो गया? चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, जल्दी से आगे चलते हैं और मजीद इसके ऊपर बातचीत करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, कुछ बेसिक सी चीज रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक सोर्स S1 है, ये मान लो मेरे बच्चे हमारे पास एक सोर्स S2 है। यहां से हमारे पास एक कोई वेव इमिट हो रही है, इसका नाम रखा Y1 और इस पॉइंट पर आ रही है। यहां से भी वेव इमिट हो रही है मेरे बच्चे और इसी पॉइंट पर आ रही है, और वेव्स यहां पर आकर आपस में मिल रही हैं। अब ये वेव जब आपस में मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये चीज डिपेंड करती है आपके पास पाथ डिफरेंस पे। अगर आपको इन चीजों में जरा सा भी कंफ्यूजन हो ना, इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कब इंटेंसिटी मैक्सिमम है कब मिनिमम है, तो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में वेव इंटरफेरेंस 02 बाय बिलाल ज़िया सर्च करना मिल जाएगा। लाजमी पढ़ के इसको आगे चलो तो आपको YDSE का कॉन्सेप्ट फील हो रहा होगा। ठीक है, यहां पे आपकी मिलती है। अब देखो भैया, आपको नजर आ रहा है कि यहां पर पाथ डिफरेंस मौजूद है। सर पाथ डिफरेंस क्यों है? इस पॉइंट पर आने के लिए Y1 वेव ने कम फासला कवर किया और Y2 वेव ने ज्यादा फासला कवर किया। तो भैया एक पॉइंट पर आने के लिए दो सोर्स से वेव निकली, एक वेव के मुकाबले में दूसरी वेव जब भी कुछ ज्यादा फासला कवर करेगी तो हम कहेंगे जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है वेव, वो क्या है? पाथ डिफरेंस। तो यहां पे वेव 2 ज्यादा फासला कवर कर रही है वेव 1 के मुकाबले में, तो जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कहलाता है? पाथ डिफरेंस। ये जो पाथ डिफरेंस होता है इसी की वजह से बनता है फेज डिफरेंस, और यही चीज तय करती है कि इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है। अब देखते हैं पाथ डिफरेंस को मेरे बच्चे हम शो कर रहे होंगे डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस की कंडीशंस देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए। ये मैंने पूरी ड्राइव कराएंगे पिछले लेक्चर में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा बेटा जो पाथ डिफरेंस है वो या तो 0 लैम्डा होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता, या 1 लैम्डा होता है, या 2 लैम्डा होता है, या 3 लैम्डा होता है, या करते करते आप इसको जनरली लिखते हो m टाइम्स ऑफ लैम्डा। समझिएगा बात को अच्छे से। एक सोर्स है, ये दूसरी सोर्स है, इन दोनों सोर्स से वेव निकल के किसी कॉमन पॉइंट पर आकर मिल रही है, वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आप कब कहोगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि ब्राइट स्पॉट बन रहा है। किस केस में कहोगे? अगर पाथ डिफरेंस इनमें से कुछ हो। पाथ डिफरेंस मतलब एक वेव दूसरी के मुकाबले में या तो 0 लैम्डा यानी कि कोई एक्स्ट्रा फासला कवर ना करे, 1 लैम्डा यानी कि एक वेवलेंथ एक्स्ट्रा कवर करे, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। जब भी ऐसा होगा तब आप कहोगे कि भैया आपके पास क्या हो रहा है यहां पे? m लैम्डा। m का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अगर ये पाथ डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में तो हमेशा वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या ब्राइट स्पॉट मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलरली जो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड है वो भी आपस में इस तरह से मिलेगा कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा हो जाएगा भाई साहब? मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं मेरा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? वेव्स का मिलना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वेव्स का ऐसे मिलना कि दोनों एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है अगर एक पॉइंट पर एक सोर्स से वेव आए, दूसरी सोर्स से वेव आए, और दोनों वेव्स के दरमियान में मेरे भाई जो पाथ डिफरेंस हो, पाथ डिफरेंस वो या तो लैम्डा बाई 2 हो, या 3 लैम्डा बाई 2 हो, या 5 लैम्डा बाई 2 हो। यानी कि आप देख रहे हो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 चल रहा है। यहां लैम्डा बाई 2 के पीछे क्या लिखा है? 1। यहां क्या लिखा है? 3। यहां 5, 7 लैम्डा। ऑड मल्टीपल यानी कि जो 2 के डायरेक्ट टेबल में नहीं आते, यानी आप कह सकते हो ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाई 2।
यानी अगर कभी भी दो वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो क्या होगा, तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसी को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ऑड नंबर को ऐसे भी लिखते हैं 2m+1 और आगे आ गया लैम्डा बाय 2। ये मेरे बच्चे ऑड नंबर की जनरल टर्म है। आप m की कोई भी वैल्यू डाल के देखो, m 0 से स्टार्ट होगा और आगे चलता जाएगा। m की कम से कम वैल्यू 0, 0 डालो, 2 0 0, 0 + 1 तो 1 लैम्डा बाय 2, 1 डालो, 2 1 2, 2 + 1 तो 3 लैम्डा बाय 2। यानी कि ऐसे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, समझ आ गई। इसी के अंदर एक चीज ख्याल करना, ऑड नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है 2m-1 और आगे वही है। देखो भैया मैं कर क्या रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी दो वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा। यानी एक वेव दूसरे के मुकाबले में या तो लैम्डा बाय 2 ज्यादा चले या 3 लैम्डा बाय 2 ज्यादा चले या 5 लैम्डा बाय 2 ज्यादा चले, तो इस केस के अंदर हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपके पास डार्क स्पॉट बनेगा या वहां पे आपके पास ये भी कह सकते हो मिनिमम ब्राइटनेस वाला स्पॉट बनेगा। अभी आपको शायद ये बात समझ में ना आए अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ, आगे चल के लेकिन बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ इस पे, डार्क स्पॉट या बिल्कुल मध्यम ब्राइटनेस वाला स्पॉट बनेगा, ठीक है। अच्छा, या आप ये भी कह सकते हो, आप इसको फिलहाल डार्क ही मान के चलो, डार्क स्पॉट बनेगा यानी कि वहां पे आपको कोई लाइट नजर नहीं आ रही होगी, अगर आ भी रही होगी तो बहुत हल्की सी लाइट होगी, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आप ये कहोगे यहां पे आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये क्या हो जाएगी भाई, मिनिमम। और जब दो वेव मिलेंगी तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये भी मेरे भाई इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। तो मैं आपको इसकी कंडीशन बता रहा था क्या थी, जनरल कंडीशन, एक ऑड नंबर को लिखने का तरीका ये रहा, एक ये रहा। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है m 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें फर्क ये है m 1 से स्टार्ट होगा। ध्यान में रखिएगा, मैं जो भी फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा यहां पे मैं ये जनरल कंडीशन यूज करूंगा, ये वाली यूज नहीं करूंगा। रीजन आपको अभी समझ में आ जाएगा। फर्क क्या है, m की वैल्यू 1 से शुरू होगी, सर तो ये दोनों तो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। चेक करो, देखो, रुको, समझो। अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले तो कम से कम पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2। उसके बाद अगला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब 3 लैम्डा बाय 2, उससे अगला 5 लैम्डा बाय 2, ऐसे चेक करो। m की जगह डालो यहां 0, तो 2 0 0, 0 + 1 1, 1 लैम्डा बाय 2। यानी कि 0 डालने पे आपको यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पहला वाला मिल गया। 1 डालो, 2 1 2, 2 + 1 3, अगला मिल रहा है, यानी कि ये कंडीशन सही। अब यहां चेक कर लो, 1 डालो यहां पे, 2 1 2, 2 - 1 1, 1 लैम्डा बाय 2, पहला वाला मिल रहा है। 2 डालो यहां, 2 2 4, 4 - 1 3 लैम्डा बाय 2। यानी कि यहां से भी यही चीज मिल रही है, बस फर्क क्या है, यहां पे m 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे m 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सर फिर ये क्यों नहीं ले रहे, ये क्यों ले रहे, अभी सब समझ में आएगा, इब्तिदाई इश्क है ना, ठीक है। यहां तक हमें बात अच्छे तरीके से सारी की सारी समझ में आ जाती है कि, ठीक है। अब देखो मेरे बेटा, कुछ चीजें ना अपने पास रिवाइज कर लो और कुछ चीजें अपने पास ना फिंगर टिप्स पे कर लो। दो वेव आपस में मिलेंगी तो वो कंस्ट्रक्टिवली कब मिलेंगी, यानी कि ऐसा मिलना कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, कब होगा, ऐसा मिलना जब होगा जब पार्ट डिफरेंस या तो ना हो, 0 पार्ट डिफरेंस हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। दूसरा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो, 3 लैम्डा बाय 2 हो, 5 लैम्डा बाय 2 हो, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो। दूसरी चीज, अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान में 0 है तो हमेशा वहां पे क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि देखो, क्योंकि वजह, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, m लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने दो चीजें पढ़ी ना, एक पढ़ी 2m+1 इंटू लैम्डा बाय 2, एक आपने पढ़ी 2m-1 इंटू लैम्डा बाय 2। आप इन सब की ना मिनिमम वैल्यू निकाल के देख लो क्या आ रही है। यहां पे m कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो m की जगह 0 डालो, 0 लैम्डा था 0। आपको नजर आ रहा है कि इसकी, ये क्या चीज है, ये पाथ डिफरेंस है ना, आपको नजर आ रहा है कि इसकी कम से कम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी जब पार्ट डिफरेंस 0 होगा तो किसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसकी नहीं हो रही, करके देख लो। ये पार्ट डिफरेंस है ना, जब आप m की कम से कम वैल्यू डालोगे तो m की कम से कम वैल्यू क्या, 0, तो 2 0 0, 0 + 1 1, 1 इंटू लैम्डा बाय 2, यानी इसकी कम से कम वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा बाय 2। यानी कम से कम पाथ डिफरेंस
पहले डार्क स्पॉट के लिए कितना चाहिए, λ/2, अगले डार्क स्पॉट के लिए 3 λ/2, उससे अगले के लिए 5 λ/2। यहां भी डाल के देख लो, जब ये वाली कंडीशन यूज करेंगे तो m1 से स्टार्ट होगा, 2 1 2, 2 - 1 1, तो 1 λ/2 आ रहा है, यानी कि पहले डार्क स्पॉट के लिए कम से कम पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। इसको बोल्ड करके लिख लेना, अगर पाथ डिफरेंस 0 होगा तो हमेशा वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब एक और सवाल आता है बच्चे का, यहां पे ध्यान में रखना, वो सवाल ये आता है कि सर देखें पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा और λ/2 के दरमियान में हो जाए, जैसे लैम्डा का मतलब हो गया एक पूरी वेव छोड़ दी, λ/2 का मतलब हो गया 0.5 वेवलेंथ, अगर पाथ डिफरेंस 0.7 लैम्डा हो जाए, समझे ये बात। देखो अगर पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ के बराबर है 1 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस आधी वेवलेंथ के बराबर है 0.5 लैम्डा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पाथ डिफरेंस 0.2 लैम्डा हो, 0.3 हो, 0.4 हो, 0.6 हो, 0.7, 0.8 तो क्या होगा। तो ध्यान में रखना, ना कंस्ट्रक्टिव होगी ना डिस्ट्रक्टिव होगी। वजह, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है वेव्स का मिलना और ऐसे मिलना के रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, ब्राइटेस्ट स्पॉट हो। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है वेव्स का मिलना और ऐसे मिलना के रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो, यानी कि डार्क स्पॉट हो, डार्केस्ट स्पॉट हो। अगर 0.6 लैम्डा वेवलेंथ का डिफरेंस है, 0.7 लैम्डा का डिफरेंस है पार्ट डिफरेंस, 0.8 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, तो ना तो इंटेंसिटी मैक्सिमम ज्यादा होगी ना इंटेंसिटी मैक्सिमम कम होगी, ना ब्राइटेस्ट स्पॉट होगा ना डार्केस्ट स्पॉट होगा, कुछ दरमियान का होगा। समझ आ गई बात की। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं और अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ड्राइव करते हैं, फॉर्मूलों की तरफ जाते हैं। अब देखो मेरा बच्चा, यही जो हमारे पास सर थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट है ना, उसी को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एक साइड से देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लो मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट थी, ये कार्डबोर्ड था, यहाँ ऐसे एक स्लिट S1 एक स्लिट S2। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो जो आपको नजर आएगा ना, सामने स्क्रीन है, आप इधर से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको ये पूरी स्क्रीन ऐसे करके तो नहीं दिखेगी, आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक छेद ये दिखेगा, एक छेद ये दिखेगा, ऐसे ही सामने स्क्रीन दिखेगी। तो मैं वही चीज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझिएगा। ये मेरे बेटे इस तरह से आपके पास सूरत हाल हो गई। यहाँ पे आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से आपके पास ऐसे लाइट आ रही है, और ये लाइट सीधी कैसे आ रही है, हमने इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पे रखा हुआ होता है। उसका काम ये होता है कि आगे लाइट रेस को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजेगा, जो अगले चैप्टर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको मजीद समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे मेरे बच्चे हमारे पास लगी हुई होती है एक अदद स्क्रीन, ठीक है। ये जो है ना मेरा बेटा, यहाँ पे स्लिट्स है, ये स्लिट है, स्लिट मतलब स्लिट लिखेंगे कैसे, स्लिट्स, SLITS, स्लिट मतलब छेद, ठीक है। ये स्लिट बहुत छोटी होती है, ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया ना, बिल्कुल पेपर कटर से आपने एक ऐसे कट लगा दिया, स्लिट बहुत छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने नाम दे दिया, इस स्लिट का नाम हो गया S1, इस स्लिट का नाम हो गया जनाब S2। मेरा बेटा जो दोनों स्लिट के दरमियान का फासला है ना, इसे आपने कह दिया D जो है ना मेरे बेटे, ये आपके पास कहलाती है स्लिट सेपरेशन। क्या कहलाएगी, स्लिट सेपरेशन, दो स्लिट्स के दरमियान का फासला। क्लियर है। अच्छा, जो स्लिट का साइज है ना, ये जो स्लिट की ओपनिंग है, स्लिट की ओपनिंग या कह लो कि स्लिट का साइज, ये छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि लाइट यहां से पास करने के बाद डाइफ्रैक्ट करती है। ये चीज आपको आगे डाइफ्रैक्शन में भी समझ में आ जाएगी, अभी सिर्फ लिख लेना, लाइट यहां से पास करने के बाद क्या करती है, डाइफ्रैक्शन करती है। मतलब इतना छोटा होता है कि 10⁻⁷ मीटर का इसका ऑर्डर होता है। 10⁻⁷ मीटर मतलब इसकी जो साइज है ना, वो 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻�6, इस तरह का इतना छोटा साइज होता है। ये जो डी होता है ना, स्लिट सेपरेशन, ये आपके पास यूजुअली होता है, यूजुअली ये होता है मिलीमीटर्स के अंदर, 10⁻³ में। स्लिट सेपरेशन क्या है, इन दोनों स्लिट्स के दरमियान का फासला मिलीमीटर्स में होता है। स्लिट की ओपनिंग कितनी है, 10⁻⁷ मीटर की, 1 × 10⁻⁷ मीटर, 1 माइक्रोमीटर की ओपनिंग, 10⁻⁶ मीटर की, इतनी छोटी सी ओपनिंग होती है, ठीक है। ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, स्लिट से लेके स्क्रीन तक का जो फासला है ना, उसको मेरा बेटा हम शो करते हैं एल से। एल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन, डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन, ध्यान में रखिएगा।
और ये इसको एल से शो करते हैं, और ये यूजुअली किस में होता है, मीटर्स में होता है। ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए। अब देखो समझो, यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, ये इन दोनों स्लिट्स के बिल्कुल दरमियान की जो जगह है ना, ये इधर यहाँ पे। अब आप नोट करो, मैंने आपको एक बात बताई भी थी अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों, एक स्लिट ये थी, एक स्लिट ये थी, इन दोनों के दरमियान में ओपेक पार्ट था। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में जो स्क्रीन थी वहां पे क्या मिल रहा था, ब्राइट स्पॉट मिल रहा था। अब समझो ब्राइट स्पॉट मिल क्यों रहा था। देखो यहां से ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम P है, ठीक है। यहां पे मेरा बेटा आपके पास यहां से एक लाइट रे ऐसे आएगी, यहां से मेरे बच्चे एक लाइट रे ऐसे आएगी, हाँ या ना। और मैंने आपको अभी बताया कि ये जो पॉइंट P है, देखो ये दोनों स्लिट्स के बिल्कुल सेंटर के ऊपर मौजूद है। देखो ये दोनों स्लिट के बिल्कुल जो सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन है यहां मौजूद है। तो गोया आपके पास यहां से जो लाइट रे ऐसे आ रही है, इसको मैं नाम दे देता हूं R1 का, इसे मैं नाम दे देता हूं R2 का। यहां से जो लाइट रे आ रही है और यहां से जो लाइट रे आ रही है, यहां से जो लाइट आ रही है और यहां से जो लाइट आ रही है, इस पॉइंट पे क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पे आने वाली लाइट का दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 का मतलब क्या है, S1P जितना डिस्टेंस ये है, S2P भी डिस्टेंस उतना ही है। भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, बोलो हाँ या ना। S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 0। भैया पाथ डिफरेंस 0 है ना। अरे भैया यहां से जो वेव यहां आ रही है, उसने यहां से जो वेव यहां आ रही है, इसके मुकाबले में कोई एक्स्ट्रा फासला कवर नहीं किया। जब पाथ डिफरेंस 0 है, इसका मतलब वहां पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। यही वजह है कि आपके पास यंग्स डबल स्लिट के अंदर जो बिल्कुल सेंट्रल स्पॉट होता है वो हमेशा क्या होता है, ब्राइट स्पॉट होता है। हमेशा क्या होता है, ब्राइट स्पॉट होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसको आगे चल के हम नाम दे रहे होंगे सेंट्रल मैक्सिमा का। क्या नाम दे रहे होंगे, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। ब्राइट स्पॉट क्यों बनता है, वजह समझ में आ गई। क्योंकि जो रे यहां से यहां आ रही है और जो रे यहां से यहां आ रही है, इन दोनों ने एक बराबर फासला कवर किया। जब एक बराबर फासला कवर किया तो यहां पे क्या होगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। अब देखो मेरा बेटा सेंट्रल मैक्सिमा तो हमें समझ में आ गया, यहां पे ब्राइट स्पॉट है। अब सवाल पैदा होता है इससे ऊपर पे डार्क स्पॉट क्यों आ रहा है। अभी पूरी डेरिवेशन भी करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट का फील लो। मान लो आपके पास यही जो वेव है ना, ऐसे मैं मेरा बेटा वेव्स को बारी बारी मिटा इसलिए रहा हूं ताकि गंदगी ना हो जाए, वरना इस पूरी स्क्रीन पर वेव्स एक साथ ही आकर आपको पैटर्न बना के दिखा रही होंगी। जाहिर है ऐसा थोड़ी एक वेव पहले निकल के यहां गई फिर ये वेव यहां आई, भाई तो एक साथ ही होगा ना। मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अब देखो मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, यहां से एक वेव यहां पर आई और मेरे बच्चे यहां से एक वेव यहां पर आई। अब आपको नजर आ रहा है यहां से जो वेव जा रही है, यानी कि S2 से जो वेव यहां पे आ रही है, ये ज्यादा फासला कवर कर रही है, और S1 से जो वेव आ रही है ये फासला कम कवर कर रही है। तो अब आप करोगे क्या, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, आप बोलोगे मान लो आपने कहा यार इस पॉइंट का नाम अब से P है, S2 से P तक एक वेव आ रही है, S1 से P तक एक और वेव आ रही है। आप बोलोगे इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है कैसे निकालोगे, इसने कितना फासला कवर किया माइनस इसने कितना फासला कवर किया। आप निकालोगे यहां से पाथ डिफरेंस, और इस पाथ डिफरेंस को चेक कर लोगे कि ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फॉलो कर रहा है या ये पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फॉलो कर रहा है। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर ये पाथ डिफरेंस यानी कि देखो यहां से यहां पर समझो जो वेव यहां से यहां पे आ रही है, इसने फासला कवर किया 4 साइकिल में, यानी कि ऐसे 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। मिसाल से समझा रहा हूं, यहां से जो वेव आ रही है समझना गौर से, इसने ये फासला कवर किया 4.5 साइकिल्स में। देखो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 4.5 साइकिल। गौर से देखो 1, 2, 3, 4 और आधा। यहां से वेव यहां पे पहुंची 4.5 साइकिल में, यहां से वेव यहां पे पहुंची 4 साइकिल में, तो पाथ डिफरेंस कितना आया, आधे साइकिल का। तो यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर इससे ऊपर वाला पॉइंट ले लो भाई, उस पर क्या होगा, आप देखोगे एक वेव यहां से आएगी, एक वेव यहां से आएगी, पाथ डिफरेंस निकालोगे। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या m लैम्डा आ रहा हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 आ रहा हुआ तो क्या होगा, तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी। छाप लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं।
अब देखो मेरे बच्चे, हम लोग आगे चलते हैं और कंडीशन ड्राइव करते हैं कि वो क्या कंडीशन है जिसके ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वो क्या कंडीशन है जिस पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, वही पूरा सेटअप आपके सामने है। ये मेरा बेटा हमारे पास स्लिट S1 है, ये हमारे पास स्लिट S2 है, यहाँ मार्क कर देते हैं S1 स्लिट और S2 स्लिट। और यहाँ पे मेरा बेटा स्लिट से लेके स्क्रीन तक का जो फासला है दैट इज़ गिवन बाय कैपिटल L। ठीक हो गया। अच्छा, मान लो भैया यहाँ कहीं पे हमारे पास कोई एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो स्लिट S1 है, यहाँ से हमारे पास लाइट वेव आई इस जगह पर, और स्लिट S2 से भी मेरा बेटा हमारे पास लाइट वेव आई इस जगह पे, और आके ये लाइट वेव आपस में यहाँ पे इस पॉइंट पर मिल गई। ठीक है, इस पॉइंट पे ये इस जगह पे आ गई। ठीक है, सही हो गया। ये मेरा बेटा हमारे पास दो लाइट रेस आ गई और इस वाले पॉइंट का नाम हमने रख दिया पॉइंट P। आपको एक चीज तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि स्लिट S2 से आने वाली जो लाइट वेव है वो ज्यादा साइकिल कवर कर रही है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, और स्लिट S1 से आने वाली वेव कम साइकिल कवर कर रही है, कम फासला कवर कर रही है। अच्छा, लाजमी नहीं है S2 वाली हमेशा ज्यादा कवर करे। यही पॉइंट P अगर मैं यहां पे लूंगा तो S1 से आने वाली वेव ज्यादा फासला कवर करेगी और S2 से आने वाली कम फासला कवर करेगी। समझ में आने वाली बात है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पाथ डिफरेंस मालूम करना है। पाथ डिफरेंस बोले तो मुझे ये मालूम करना है डेल्टा x, यानी कि S2P माइनस का S1P। S2P ये डिस्टेंस, S1P ये डिस्टेंस, मुझे इनका डिफरेंस मालूम करना है। ऐसे ही है। अच्छा, आप नोट करो, अगर मैं स्लिट S1 से यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस तरह से, गौर से देखिएगा, इस पॉइंट को मिसाल के तौर पे मैंने नाम दे दिया Q का। अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो आप नोट करो, इस Q पॉइंट से आगे आगे देखो, इस Q पॉइंट से आगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको बराबर नजर आ रहा है। जो एक्स्ट्रा फासला है मेरे बच्चे वो तो ये वाला है ना, यहां से लेके ये है मेरा बेटा एक्स्ट्रा फासला। दिस इज द, इसको मैं कह सकता हूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पाथ डिफरेंस। हाँ या ना भाई, जो एक वेव ने दूसरी वेव के मुकाबले में एक्स्ट्रा कवर किया वो यही पाथ डिफरेंस है। इसके आगे अगर आप देखो तो जो डिस्टेंस आपका S1P है, जो डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस आपका QP के बराबर है। ऐसे ही है, ये दोनों तो बराबर है। तो इसका मतलब जो आपका पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, वो बेसिकली क्या है, आपका ये एक्स्ट्रा फासला है जिसे आपने नाम दिया हुआ है S2Q का। ये जो है ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। और इसको मैं डेल्टा x कह रहा हूँगा या इसको मैं पाथ डिफरेंस कह रहा हूँगा। पॉइंट समझ में आ गया, दिस इज पाथ डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये मुझे मालूम करना है। अब इसको मालूम करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। वो क्या है भाई, देखो ये जो मेरा बेटा हमारे पास, इसको ना किताबों में कहा जाता है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर क्या मतलब, बेटे S1 S2 के बिल्कुल मिड पॉइंट से ये लाइन सामने जा रही है स्क्रीन पर, और परपेंडिकुलर इसलिए कह रहे हैं कि ये एंगल यहां से भी 90 बना रही है, यहां से भी 90 बना रही है। गोया ये चेक करो, ये देखो S1 S2 के बिल्कुल बीच से जा रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये रेड मार्कर चेक करो, एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का, ब्लू मार्कर से दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक लाइन खींची जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ना, यहां से मैंने एक लाइन खींची पॉइंट P तक जाते हुए, और यहां पे जो एंगल बन रहा है ना इसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। क्लियर हो गया। और मैं यहां पे भी पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। इस वाले पॉइंट को मेरा बेटा मैं कह देता हूं पॉइंट X, इस वाले पॉइंट को मेरे बच्चे में कह देता हूं पॉइंट Y, या पॉइंट Y नहीं कहते क्योंकि आगे चल के हमने Y जो है वो और चीज़ों में यूज़ करना है, इसको W कह देते हैं। W जो है वो मेरा बेटा क्या है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, जहां पे मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा था या ब्राइट स्पॉट आ रहा था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर सुनो, देखो हम कर क्या रहे हैं। स्लिट S1 से मेरे पास एक वेव ऐसे गई और यहां आके पहुंच गई। स्लिट S2 से भी मैंने बोला यहां पे एक वेव आ रही है। भैया वेव तो पूरी स्क्रीन पे आ रही होगी, अरे वेव कैसे निकलेगी, ऐसे 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 करके, यहां से भी ऐसे 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 करके पूरी स्क्रीन पे पैटर्न बन रहा होगा। लेकिन मैंने किसी एक पॉइंट का एनालिसिस करना है ताकि मुझे पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल जाए, तो मैंने बोल दिया भाई ये पॉइंट P है, यहां पे मेरे पास S1 से एक वेव आ रही है, S2 से वेव आ रही है। सही। अब मैंने कहा नजर आ रहा है S2 से आने वाली वेव ज्यादा फासला कवर कर रही है, S1 से आने वाली वेव कम फासला कवर कर रही है। गोया मुझे ये मालूम करना है S2P माइनस S1P, यानी कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स दैट आर मीटिंग एट पॉइंट P।
या मुझे S2Q मालूम करना है जो कि ये है। ये कैसे निकाला, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया इसके ऊपर, तो मैंने कहा इस परपेंडिकुलर से आगे जितना फासला ये Q से लेके P तक है उतना ही फासला S1 से लेके P तक है। तो मैंने कहा ये है पाथ डिफरेंस और ये मुझे फाइंड आउट करना हैगा। सही हो गया भाई साहब, इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। फिर मैंने कहा यार मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो सेंट्रल स्पॉट को यहां पे इन दोनों के मिड पॉइंट से जोड़ रहा है, यहां से मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी। मैंने कहा ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हो गया भाई साहब, ये हमारे पास हो गया थीटा। फिर मैंने इसे एक्स का नाम दे दिया, इसे डब्ल्यू का नाम दे दिया। अब आप नोट करो बच्चे, अच्छे से देखो, यहां पे जरा एक बात है, इसी चीज को मैं यहां पे ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। देखो ये मेरा बेटा हमारे पास ये जा रही है सेंट्रल स्क्रीन की तरफ, समझना ये पॉइंट था, मान लीजिए ये पॉइंट था, मान लीजिए मेरा बेटा यहां पे जो थीटा बन रहा है ना, मैं इस थीटा को आपको फोकस करा रहा हूं, थीटा को देखिए गौर से। ये जो थीटा बन रहा है, मैं कह रहा हूं यहां पे भी वही थीटा बनेगा और मैं कह रहा हूं यहां पे भी वही थीटा बनेगा। अब बोलोगे क्यों सर, वहां पे क्यों, देखो समझो कैसे क्यों। देखो मैंने भी थोड़ी देर पीछे आपको यहां पे लिखवाया था, डी बहुत छोटा है। ये डी कितना था, ये मैंने लिखवाया था, डी कितना है, मिलीमीटर में। आपने अपना स्केल देखा है जिससे लाइनें खींचते हो, अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो ये लाइन खींच रहे होगे ना। देखो जो आपके सामने स्केल है उसमें ऐसे करके आपके पास एक मार्क है, ऐसे करके एक मार्क है आपके पास 1 सेंटीमीटर वाला मार्क, इसके बिल्कुल बराबर में आपके पास होता है 1.1, 2 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा, 1.1। इनके जो दरमियान में जगह है 1 से लेके 1.1 के दरमियान की जो जगह है ये है 1 मिलीमीटर। 1 के बाद जाके 2 सेंटीमीटर देखने नहीं बोल रहा मैं, 1 के बिल्कुल बराबर में जो है 1.1 जो छोटा सा बना हुआ होता है। आप देखो 1 और 1.1 के बीच में कितनी सी जगह है, मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में बेसिकली आपके पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं। सही, 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आपके पास वो जो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बराबर में 10 छोटे 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 खाने बने में एक खाना उनमें से 1 मिलीमीटर का है। तो ये जो डी है ना, ये आपके पास 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, इतना छोटा सा डिस्टेंस है। अब समझो होता क्या है, और आपके पास ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना था, एल था, और मैंने कहा था ये एल किस में होता है, मीटर में होता है। अगर मैं एल को 1 मीटर भी ले लूं, समझना, अगर मैं एल को 1 मीटर भी ले लूं तो डी के मुकाबले में एल बहुत बड़ा हो गया, या एल के मुकाबले में डी क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं डी इज वेरी वेरी लेस देन एल। बोलो हाँ या ना। डी क्या है, स्लिट सेपरेशन, और एल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन। भाई देखो सोचो, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, इन दोनों के दरमियान का फासला बहुत छोटा है, और एक पॉइंट P पर S1 से वेव जा रही है और उसी पॉइंट पे S2 से वेव जा रही है, और इनके दरमियान से भी मैंने एक लाइन बनाई हुई है, जो ब्लू कलर की लाइन बनाई है, ये इनके बिल्कुल दरमियान से तो जा रही है उस पॉइंट पे। फिर समझो, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, इनके दरमियान से भी एक लाइन उसी पॉइंट पे जा रही है। ये वैसे ही समझाने के लिए बनाई है, एक लाइन यहां से जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले में। ये 1 मिलीमीटर का इसके मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर ये 1 मिलीमीटर है और ये 1 मीटर है, तो इसके मुकाबले में ये वाला डिस्टेंस 1000 गुना ज्यादा है। तो इतना दूर जा रही है लाइन, तो आपके पास ना ये चीज जो दिखाई जाती है ना, ये लाइंस बराबर क्यों है, या ये एंगल बराबर क्यों है, ये दिखाया इस तरह से जाता है मेरा बेटा, समझिएगा। यहां से ये दिखाया ऐसे जाता है, ये लाइट ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है। ये जो ब्लू कलर से बनाया है ना, ये लाइट रे नहीं है, ये वैसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। ये तो यहां पे ये तीनों आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। दीज 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल लाइंस होंगी तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, वही एंगल ये वाला होगा। समझिएगा इस बात को। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, आपकी किताब में तो डायरेक्टली कहा हुआ है जो थीटा यहां है वही थीटा यहां है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट का फील दिला दूं। देखो फिर समझो, अब समझो आप जो है ना इस पॉइंट, आप अपने आप को अज्यूम कर लो, आप यहां पे खड़े हो, आप पॉइंट पी पे खड़े हो। सोचो सोचो समझो, आपको दूर से 3 लाइनें आती हुई नजर आ रही हैं, समझना, दूर से 3 लाइनें, और वो तीनों लाइनें आपको एक ही पॉइंट से आती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या तीनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होंगी? अबे एक ही पॉइंट से क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि आप बहुत दूर खड़े हो स्लिट से, आप 1 मीटर के फासले पर हो, और वो जो लाइन आ रही है, पहली लाइन आ रही है
S1 से, दूसरी लाइन आ रही है S2 से, और इनके बीच से भी एक लाइन आ रही है 0.5 जो मैंने खुद बनाई हुई है 0.5 S1 से, ठीक है, या 0.5 मिलीमीटर से आ रही है। तो एक ही पॉइंट से आपको वो ऐसे 3 लाइनें आती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 3 लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल। क्यों पैरेलल होंगी? इसलिए पैरेलल होंगी क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और स्लिट सेपरेशन बहुत क्या है? छोटी है। तो ये तीनों लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो जो थीटा यहां होगा वही थीटा यहां होगा, वही थीटा यहां होगा। जहन में रखना, ये कोई लाइट रे नहीं है, ये मैंने खुद बना के दिखाई है, ठीक हो गया? जहन में रहेगी ये लाइट, ये आपके पास क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यहीं पे मैं ये चीज यहां पे बना भी देता हूं। देखो यहां पे मैंने यही चीज क्या करी मेरा बेटा, यहीं पे मैंने ये चीज आपको बना करके दिखा दी। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं, अब देख लो जल्दी से। ये मेरे बच्चे, मैंने कहा कि यहां पे भी ये मेरे पास क्या है? थीटा है, और यहां पे भी ये वाली मेरे पास क्या हो गई? थीटा हो गई। रीजन मैंने आपको यहां पे समझा दिया। क्लियर हो गया? अब आप चेक करो, यहां पे देखो जरा ये जो मेरे पास स्लिट वाली कार्डबोर्ड है और ये, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। यानी कि ये जो टोटल एंगल है यहां और यहां का टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ये हो गया थीटा। तो मेरे बच्चे, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये वाला जो एंगल है दिस विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा? हाँ या ना? फिर देख लो, देखो फिर समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। ये लाइन और ये लाइन के दरमियान का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये थीटा का पार्ट हो गया। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा आपके पास? ये बचा हुआ एंगल आपके पास कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यही बनेगा ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, यही बनेगा। अब ये ट्राइंगल आप गौर से देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल यहां पे उतार करके ड्रॉ कर दूं, देखो थोड़ा सा सुथरा बना दें। ये वाला ट्राइंगल ये बना है, जहां पे S1 है मेरा बेटा, यहां पे क्या है मेरे बच्चे? S2 है। ये वाला ट्राइंगल यहां बना है। ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास? Q है। ये वाला कितना निकल आया मेरे पास एंगल? ये वाला निकल आया 90 डिग्री माइनस का थीटा। सही हो गया। अब मुझे ये एंगल चाहिए, इसको मैं फिलहाल कह रहा हूं अल्फा, ठीक है। आपको पता है जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप बोलोगे अल्फा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस ये कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे पता चला ये वाला एंगल? क्योंकि ये मैंने ही तो परपेंडिकुलर गिराया था इस S2P के ऊपर। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। भाई पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल, इनका सम शुड बी इक्वल टू 180। सॉल्व करो। अल्फा माइनस थीटा प्लस का 180 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? भाई 90 प्लस 90 180 होता है। इसको वहां बेच के माइनस कर देंगे। अल्फा माइनस थीटा इज 0, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। यही बनेगा आपके पास। यानी कि ये वाला जो एंगल है मेरे बच्चे, ये कितना है आपके पास? थीटा है। किताब में डायरेक्टली गिवन होता है, मैंने आपको ये बात बता दी कि ये थीटा कैसे आया हैगा। इसको मैं मिटाने लगा हूं, ठीक है, जहन में रखिएगा ये बात। चलो अब हमें ये बात समझ में आ गई, ये वाला एंगल भी हमें पता चल गया कितना है मेरे बच्चे हमारे पास? थीटा के बराबर है। अब वापस देखो, मैं यही वाला ट्राइंगल यहां पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये एंगल है मेरे बच्चे मेरे पास 90 डिग्री। ये S1 वाला पॉइंट है, ये S2 वाला पॉइंट है, और ये मेरा बेटा मेरे पास क्या है? Q है। क्या आपको ये बात याद है कि ये जो डिस्टेंस था ये बेसिकली मेरे पास पाथ डिफरेंस था, डेल्टा x था? हाँ या ना? देखो ना, ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास? पाथ डिफरेंस था। ये यहां से जो मिटा दिया था मैंने, ये S2Q मेरे पास क्या था? पाथ डिफरेंस था। अरे भैया S1 से एक वेव यहां गई, S2 से एक वेव यहां गई, ज्यादा फासला कवर किया इस वाली वेव ने। कितना ज्यादा कवर किया? आपने परपेंडिकुलर गिराया, आपने कहा परपेंडिकुलर के आगे इन दोनों का फासला एक बराबर। ये जो पीछे है S2Q, ये डिस्टेंस S2 से लेके Q तक का, आपने कहा ये क्या है भाई? पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस है। और आपको ये भी पता है दोनों स्लिट्स के दरमियान का जो फासला है S1 से S2 तक का, वो कितना है? D के बराबर है। ये आपको पता चल गया क्या है हमारे पास? थीटा है। अब अगर मैं देखूं और इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं, राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक साइड 90 डिग्री है। हमें पता है वो साइड जहां पे दो एंगल लाई करते हैं वो बेस है, तो ये वाली साइड S1Q हो गई मेरी बेस। 90 के सामने मेरे पास क्या हुआ करता है? 90 के सामने मेरे पास हुआ करता है हाइपोटेन्यूस। भाई ये 90 के सामने ये साइड जहां पे D बना हुआ, ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस। और ये वाली साइड क्या हो गई? बची हुई परपेंडिकुलर हो गई। अगर मैं यहां पे साइन थीटा की रिलेशन अप्लाई करूं तो साइन थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सम पीपल हैव P अपॉन H। परपेंडिकुलर कितना है? डेल्टा x, या S2Q भी कह सकते हो इसे आप, ठीक है।
हाइपोटेन्यूज कितना है, S1 से लेके S2 तक का डिस्टेंस, या इसे आप D भी कह सकते हो। D यहाँ डिवाइड हो रहा है और इधर आके इस D ने क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी कि डेल्टा x विल बी इक्वल टू D साइन थीटा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। पूरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपका पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन द टू वेव्स वो कितना होगा, D साइन थीटा के बराबर। हमेशा आपके पास पूरे YDAC के अंदर जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, D साइन थीटा के बराबर। क्लियर है? बस फर्क ये होगा, ऊपर D साइन थीटा पॉजिटिव होगा, नीचे D साइन थीटा नेगेटिव होगा। क्यों? अरे भैया इसलिए आपने D साइन थीटा निकाला किस बेस पर है, S2p माइनस S1p, यानी ये मानते हुए कि ये वाली वेव ज्यादा फासला कवर कर रही है और ये कम, तो ऊपर पाथ डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप यही पॉइंट नीचे लोगे तो ऊपर वाली वेव ज्यादा फासला कवर करेगी और S2 से आने वाली वेव कम फासला कवर करेगी। तो जब आप S2p माइनस S1p करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। वैसे ही एक नोट बना के इसको लिख लेना। आगे आपका पार्ट डिफरेंस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट P के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो आप क्या बोलोगे। अब यहां से हम डिफाइन करते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखना गौर से, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव पूरा लिखना आप और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो अगर पॉइंट P पर दो वेव्स मिलें और ऐसे मिले कि इनका जो पाथ डिफरेंस है वो या तो 0 लैम्डा हो या 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, करते करते m लैम्डा के बराबर हो, तो हम कहेंगे वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। यानी कि आप बोलोगे पाथ डिफरेंस कितना है, D साइन थीटा के बराबर। आप बोलोगे अगर पाथ डिफरेंस m लैम्डा की कंडीशन को फॉलो करेगा, अगर पाथ डिफरेंस दो वेव इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इन दोनों के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है D साइन थीटा, ये D साइन थीटा अगर 1 लैम्डा के बराबर है या 2 लैम्डा के बराबर है या 3 लैम्डा के बराबर है या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो हम कहेंगे हमारे पास यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और कैसे कह सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्यों भाई, इवन नंबर लिखने का तरीका होता है 2 इंटू m, m की जगह कुछ भी डालो इवन नंबर आएगा, m की जगह 1 डालो। इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में डायरेक्टली आते हैं, 2 1 2, 2 डालो, 2 2 4, 2 3 6, तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो 2 से 2 मर जाएगा यहाँ पे और m लैम्डा आ जाएगा उठ के, वही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि अगर दो वेव्स के दरमियान का जो पाथ डिफरेंस है D साइन थीटा वो m लैम्डा के बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे यहां पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली अब देख लो हमारे पास कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। खुद से सोचो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब दो वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा बाय 2 हो या 3 लैम्डा बाय 2 हो या 5 लैम्डा बाय 2 हो, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो। तो आप बोलोगे अगर पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, अगर पाथ डिफरेंस 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए, या अगर पाथ डिफरेंस 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए, इस केस में हम कहेंगे हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये ध्यान में रखना, ये कंडीशन लगाओगे तो m 0 से स्टार्ट होगा, ये कंडीशन लगाओगे तो m 1 से स्टार्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। और हम ये कंडीशन लगाएंगे जबकि आपकी सारी किताबों में ये कंडीशन दी हुई है। वजह मैं आपको अभी समझा दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। यहां पे भी हमेशा ध्यान में रखेंगे m कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। सिर्फ इस केस के अंदर m 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो आप डाल के भी देख लो, नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो डेल्टा x की जगह पे डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दो, तो d साइन थीटा विल बी इक्वल टू, अगर मैं ये कंडीशन यूज करूं तो क्या बन जाएगा, 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। अगर इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 2m माइनस 1 अपॉन में आ गया 2 इंटू लैम्डा। एलसीएम तोड़ दो, ये 2m के नीचे भी आएगा, 1 के नीचे भी आएगा, क्या बन जाएगा, m माइनस का हाफ इंटू लैम्डा। गोया कि अगर d साइन थीटा m माइनस हाफ लैम्डा के बराबर है उस पॉइंट पे, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर d साइन थीटा m लैम्डा के बराबर है तो वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर हो गया। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो। अब आपको यह बता देता हूं कि मैं m माइनस हाफ लैम्डा क्यों यूज कर रहा हूं, m प्लस हाफ लैम्डा क्यों नहीं यूज कर रहा। m प्लस हाफ लैम्डा कब होगा, जब ये 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, एलसीएम तोड़ोगे तो m प्लस हाफ लैम्डा की कंडीशन बन जाएगी। अब देखो भैया समझना यहां पे जरा, मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं, हालांकि सारी जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है रीजन।
आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। देखो भैया मैं इतने हिस्से को मिटाने लगा हूं, देख लो जल्दी से मिटा दूं। 1 2 चलो 3। देखो देखो भैया अब हमारे पास सूरत हाल क्या है। अब जरा ना सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा अभी। देखो मेरे बच्चे, जो मैंने आपको अभी पूरी कहानी सुनाई, इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा ये कि आपके पास ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये जिसको मैंने पॉइंट W का नाम दिया, भाई यहाँ पे आपके पास हमेशा क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बात समझ में आती है ना? इस पॉइंट पे आपके पास क्या होनी है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी है। इसको मेरा बेटा हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम देते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। और यहां के लिए मेरे बच्चे आपके पास m होता है 0। यहां के लिए m क्या होता है? 0 होता है। इसके लिए m क्या होता है? 0 होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, समझिएगा गौर से बात को। अगर m की वैल्यू, ये अभी हमने पढ़ी, ये कंडीशन किसकी है मेरे बच्चे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। जब आप m की जगह 0 डालोगे तो इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हो। अगर मैं यहां पे m की जगह पे डाल दूं +1, क्या डाल दूं? +1, इसका मतलब आप पहली ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हो, फर्स्ट मैक्सिमा की। m की जगह 1 डालने का मतलब क्या, जरा समझो। ये d sin थीटा क्या चीज है? ये d sin थीटा है पाथ डिफरेंस। जब आप m की जगह 1 डालते हो तो इसका मतलब m लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस लैम्डा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप कह रहे हो पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। और अगर दो वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो, इसका मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। गोया आप इसके ऊपर यहां पे पहले मैक्सिमा की बात कर रहे हो, मैक्सिमा नंबर 1 की बात कर रहे हो। मजीद समझो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं यहां पे m की जगह पे 2 डाल देता हूं। क्या डाल रहा हूं? m की जगह पे 2 डाल रहा हूं। जब 2 डालूंगा, d sin थीटा क्या है? पाथ डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात चल रही है। m की जगह 2 डालूंगा तो 2 इंटू लैम्डा क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा। यानी कि दो वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 लैम्डा। अब देखो, जब आप ये यहां कहीं भी आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है मेरे बच्चे? मैक्सिमा नंबर 2 की बात हुई है। भाई देखो, मैक्सिमा नंबर 2 या 1 कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखो समझो इस बात को। जब आपकी S1 और S2 से आने वाली वेव यहां पे मिल रही थी तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। आप जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता पाथ डिफरेंस बढ़ना शुरू होगा। यानी आप यहां से जितना ऊपर जाओगे, S1 से वेव को कम फासला कवर करना पड़ेगा और S2 से वेव को उतना ज्यादा कवर करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? देखो, अगर आप यहां पे आते हो, S1 जो भी फासला कवर कर रहा है, S2 इसके मुकाबले में ज्यादा कवर करेगा। ये बात समझ आ रही है? अरे भैया, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बनाऊं, ये देखो, इसको बनाओगे तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, ये वाला जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जितना ऊपर पॉइंट होगा, इसका मतलब पाथ डिफरेंस उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। शुरू में पाथ डिफरेंस 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, 1 लैम्डा, तो ये पहले मैक्सिमा की बात हो रही है। जब पाथ डिफरेंस बढ़ के 2 लैम्डा हुआ तो ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज आई। जब पाथ डिफरेंस बढ़ के 3 लैम्डा होगा तो तीसरी ब्राइट फ्रिंज, 4 लैम्डा होगा तो चौथी ब्राइट फ्रिंज। ऐसे कहानी चलेगी। अच्छा, समझ आ गई? इसी तरह से ये जो m है ना, m ये m मेरा बेटा हमारे पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। अगर मैं m की जगह पे -1 डाल दूं, इसका भी मतलब समझ लो जरा। m की जगह पे अगर मैं -1 डालता, क्या डालता भाई? -1। इसका भी समझो क्या मतलब है। -1 का मतलब क्या होता है? माइनस लैम्डा। और d sin थीटा क्या है? पाथ डिफरेंस के बराबर है। यानी आपका पाथ डिफरेंस आ रहा है माइनस लैम्डा। सर माइनस लैम्डा क्या होता है? पाथ डिफरेंस क्या था? S2p माइनस का S1p, यानी इस वेव और इस वेव के दरमियान का फासला। ये पूरी चीज का आंसर माइनस में कब आएगा? आप सोचो जरा। इस पूरी चीज का आंसर नेगेटिव में कब आएगा? एक ही केस है, जब S2p कम हो जाए और S1p ज्यादा हो जाए। भाई छोटे में से बड़ा नंबर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ऐसा तब होगा जब आप सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे आ जाओगे। जब यहां कहीं भी आओगे आप, S1 से यहां तक आने के लिए फासला ज्यादा कवर करना पड़ेगा, गोया S1p बढ़ जाएगा। S2 से यहां तक आने के लिए फासला यहां से यहां तक आने के लिए फासला कम कवर करना पड़ेगा, गोया कि S2p क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो इस केस के अंदर इसकी आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस लैम्डा। गोया यहां पे आपके पास मैक्सिमा नंबर 1 इधर भी बनेगा। गोया कि आपके पास जितना ऊपर एक मैक्सिमा बनेगा उतना नीचे भी मैक्सिमा बनेगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पे -2 लिख दूं, -2 का मतलब क्या हुआ? माइनस का 2 लैम्डा। माइनस का 2 लैम्डा का मतलब क्या है? देखो यहां पे वेवलेंथ जो आपस में पाथ डिफरेंस था वो 0 वेवलेंथ के बराबर था, 0 लैम्डा था। नीचे आए माइनस लैम्डा। सर माइनस लैम्डा क्यों कह रहे हैं? देखो समझो,
भाई आप माइनस साइन से परेशान नहीं हो, फर्क सिर्फ क्या है, जब आप सेंट्रल स्पॉट से ऊपर जा रहे हो तो S2 से आने वाली वेव ज्यादा फासला कवर कर रही है और S1 से आने वाली कम फासला। इतनी बात समझ आ गई। जब आप सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे आ रहे हो, सेंट्रल स्पॉट से नीचे आ रहे हो, तो S1 से आने वाली ज्यादा कवर कर रही है, S2 से आने वाली कम कवर कर रही है। अब पाथ डिफरेंस को स्टैंडर्ड के तौर पर डिफाइन करते वक्त तो हमने कुछ एक बात लिखनी थी ना, तो हमने कहा S2p माइनस S1v हमारा पाथ डिफरेंस है, क्योंकि हमने समझाते हुए यहां पॉइंट लिया था। आप जो भी किताब देखोगे वो यही पॉइंट लेगा, तो ये पाथ डिफरेंस लिखा होगा। अब ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा जब तक के S2p का वैल्यू ज्यादा है, S1p का वैल्यू कम है। और ऐसा कब होगा? जब आप सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर होगे, क्योंकि S2p हमेशा ज्यादा फासला कवर करेगा, S1p हमेशा कम फासला कवर करेगा। लेकिन जब आप सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे आ जाओगे तो S2p का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि S2 से आने वाली वेव कम फासला कवर करेगी। S1p का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां से आने वाली वेव ज्यादा फासला कवर करेगी। तो ये मतलब है यहां पे आपका पाथ डिफरेंस 0, फिर नीचे आए तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो गया। माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, S2p माइनस का S1p इज नेगेटिव, क्योंकि ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है, और कोई फर्क नहीं पड़ा। बात वही है, अगर यहां पे मैं कहता हूं ये मैक्सिमा नंबर 1 है सेंट्रल स्पॉट के नीचे, इसका मतलब यहां से आने वाली वेव ने 1 लैम्डा एक वेव साइकिल ज्यादा कवर की है यहां से आने वाली वेव के मुकाबले में। इसी तरह नीचे आओगे, यहां पे बनेगा आपके पास मैक्सिमा नंबर 2। गोया कि इसका मतलब क्या है? S1 से इस पॉइंट पे आने वाली वेव ने 2 वेवलेंथ एक्स्ट्रा कवर किया है S2 से आने वाली वेव के मुकाबले में। समझ आ गई बात की? ये मतलब होता है इसका। क्लियर है? m इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? 0th ऑर्डर फ्रिंज, जो कि सेंट्रल मैक्सिमा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में m इज इक्वल टू 0 का मतलब है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नहीं है। कंस्ट्रक्टिव में क्यों है? क्योंकि इसे आप कह रहे हो 0, इससे ऊपर +1 +2 +3 पे चलेगा। यही वजह है किताब में आपको लिखा मिलता है m इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। जब आप 0 डालोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा यहाँ पे, इस पे। जब आप +-1 डालोगे तो मैक्सिमा नंबर 1 ऊपर का भी और मैक्सिमा नंबर 1 नीचे का भी आएगा। +-2 डालोगे तो मैक्सिमा नंबर 2 और मैक्सिमा नंबर 2 ऊपर नीचे का आएगा। अब इसी चीज को देख लेते हैं मेरा बेटा हम जरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी, ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, और ये भी समझ में आ जाए कि मैं m + ½ लैम्डा क्यों नहीं ले रहा और m - ½ लैम्डा क्यों ले रहा हूं। भाई ये चीज क्लियर कर लेना कि सेंट्रल स्पॉट आपका मैक्सिमा है, क्योंकि सेंट्रल स्पॉट पे आते हुए दोनों वेव एक बराबर फासला कवर कर रही हैं, तो दोनों के साइकिल एक जितने हैं, पाथ डिफरेंस 0 है, क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है। ठीक है, चलो अब ये देखो मेरा बेटा, ये वापस मैंने वही चीज बना दी। समझिएगा इस बात को। अब देखो मेरे बच्चे, ये मेरा बेटा हमारे पास यहां पे ये सेंट्रल स्पॉट आ गया, और सेंट्रल स्पॉट हमेशा ब्राइट होता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं, समझो, यहां से एक वेव आई इस जगह पे और एक वेव आई इस जगह पे। मैं कह रहा हूं यहां पे डार्क स्पॉट बन रहा है। डार्क मतलब यहां पे मिनिमा बन रहा है। मिनिमा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि डार्क स्पॉट का मतलब होता है वहां पे नेट इंटेंसिटी क्या है, कम से कम है या मिनिमम है। समझ में आने वाली बात है। ठीक है, अब देखो यहां पे मिनिमा यहां पे कब बनेगा मेरे बच्चे? मिनिमा तब बनेगा जब आपके पास जो आपका पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस मतलब S1 से एक वेव यहां आ रही है, इसको P पॉइंट कह देते हैं। S2 से मेरे बच्चे एक वेव यहां पे आ रही है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो d sin थीटा के बराबर है। पढ़ चुके अभी ये बात। अगर ये m - ½ लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि एक वेव ने दूसरे के मुकाबले में λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ये एक्स्ट्रा फासला कवर किया, तो हम कहेंगे यहां पे क्या बन रहा है? डार्क स्पॉट बन रहा है। और चूंकि मिनिमा नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2। मिनिमा नंबर 2 की बात करेंगे तो 3 λ/2। मिनिमा नंबर 3 की बात करेंगे तो 5 λ/2। इस तरीके से आपकी कहानी आगे चली जा रही होगी। अच्छा, अब देखो जरा, मैंने आपको कहा ये मिनिमा नंबर 1 है, और मिनिमा नंबर 1 का मतलब क्या है? पहला डार्क स्पॉट कब मिलेगा? देखो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है? 0। जैसे जैसे आप ऊपर पॉइंट पे जाओगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगा? पाथ डिफरेंस बढ़ना शुरू होगा। तो बढ़ते बढ़ते पहले आएगा 1 λ/2, फिर 3 λ/2, फिर 5 λ/2। तो जहां 1 λ/2 है वहां पहला मिनिमा मिलेगा, जहां 3 λ/2 आएगा वहां एक और मिनिमा मिलेगा, जहां 5 λ/2 आएगा वहां एक और मिनिमा मिलेगा। गोया के मेरे बच्चे, जब आपके पास पाथ डिफरेंस आएगा 1 λ/2 तो ये आपके पास है मिनिमा नंबर 1। पाथ डिफरेंस आएगा 3 λ/2
यानी कि मेरा बेटा जब एक वेव दूसरे के मुकाबले में 1.5 यानी कि 1.5 साइकिल एक्स्ट्रा कवर करेगी, भाई 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होता है 1.5 लैम्डा। देखो पहले यहां पे 0 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस था, ऊपर गए 0.5 लैम्डा आया। दूसरा डार्क फ्रिंज कब मिलेगा, जब 1.5 लैम्डा होगा। अगला कब होगा, जब 2.5 लैम्डा होगा। अगला कब होगा, जब 3.5 लैम्डा। तो ऐसे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां देखो, अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ, m की वैल्यू जैसी मैं यहाँ 1 डालूंगा तो 1 माइनस हाफ कितना हुआ, हाफ बचेगा, यानी कि आया लैम्डा बाई 2। क्या ये कंडीशन पहली डार्क फ्रिंज के लिए है, बिल्कुल है। अगर मैं इसी में m की जगह पे 2 डालता हूँ, समझना, अगर मैं m की जगह पे 2 डालता हूँ तो 2 में से अगर मैं हाफ निकालता हूँ, देखो 2 माइनस हाफ, एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा 2 to the 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 बनेगा। यानी कि m इक्वल 2 डालने पे क्या आ रहा है 3 लैम्डा बाय 2 आ रहा है। क्या ये कंडीशन इतना पार्ट डिफरेंस दूसरी डार्क फ्रिंज के लिए चाहिए? गोया m इज इक्वल टू 1 पे मुझे पहली डार्क फ्रिंज मिल रही है, m इज इक्वल टू 2 पे मुझे दूसरी डार्क फ्रिंज मिल रही है, m इज इक्वल टू 3 पे मुझे तीसरी डार्क फ्रिंज मिलेगी। भाई समझे, फिर समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, देखो कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट का फील लो। देखो भाई यहां से वेव आ रही है, सेंट्रल पॉइंट पे आपके पास पार्ट डिफरेंस 0 होगा। जैसे जैसे आप इससे ऊपर वाले पॉइंट सिलेक्ट करोगे वैसे वैसे दोनों वेव्स के दरमियान का पार्ट डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि S1 से वेव को कम चलना पड़ रहा है, S2 से वेव को ज्यादा चलना पड़ रहा है। मैंने कहा यहां कहीं पे मुझे पहला डार्क स्पॉट मिल रहा है। डार्क स्पॉट कब मिलता है, डार्क फ्रिंज कब मिलती है, जब पार्ट डिफरेंस या तो लैम्डा बाई 2 हो, या 3 लैम्डा बाई 2 हो, या 5 लैम्डा बाई 2 हो। यानी कि 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाए, ऐसे ही समझ आ गई। मैंने कहा भाई मैं इससे कंसीडर कर रहा हूं, इससे क्यों कर रहा हूं भी समझ में आएगा। इस केस में m कहां से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। m की जगह 1 डालो तो 1 माइनस हाफ कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। क्या लैम्डा बाई 2 कंडीशन है पहले मिनिमा के लिए? भाई पहली डार्क फ्रिंज तभी मिलेगी जब लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा, बिल्कुल है। वो m 1 डालने पे मुझे पहला डार्क मिल गया। अच्छा 2 डालो यहाँ पे, 2 माइनस हाफ मैंने यहाँ करके दिखाया, 3/2 आ रहा है। तो क्या 3 लैम्डा बाई 2 सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है? यानी कि यहां कहीं पे मुझे मिनिमा नंबर 2 मिलेगा, यहां पे ब्राइट भी होगा, उसके बाद ये मिनिमा होगा। मिनिमा नंबर मुझे 2 मिला यहां पे, इस जगह पे कहीं पे। इसका मतलब यहां पे वेव आई और यहां पे वेव आई, इन दोनों वेव के दरमियान में जो इस पॉइंट पे आ रही है फासला कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 2 का होगा। इसी तरह यहां कहीं पे पॉइंट पे मुझे मान लो मिनिमा नंबर 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो वेव आपस में आके मिल रही है, इस पॉइंट पे दोनों वेव के दरमियान में जो डिस्टेंस है, पार्ट डिफरेंस है, वो 5 लैम्डा बाई 2 है। तो गोया मैं m का जो वैल्यू पुट कर रहा हूं मुझे वही मिनिमा का नंबर मिल रहा है। समझ आ गई बात की? और अगर मैं माइनस में पुट करूंगा तो यही सारे मिनिमा मुझे नीचे वाले मिलेंगे। तो m की वैल्यू कहां से होती है, कैसे होती है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे चलती जाती है। ठीक है, अब m प्लस हाफ लिखने पे क्या प्रॉब्लम है, समझो जरा इस बात को। देखो भैया गलत वो भी नहीं है, सही वो भी है। मैं कहता हूं अगर आपका जो पाथ डिफरेंस है ये बराबर हो जाए किसके, m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर हो जाए, यही है ना भाई कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि भाई दो वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाए। ये 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 से आया, 2 को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया था। अब यहां पे m आपके पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। जरा 0 पुट करो यहां पे, जब आप 0 पुट करते हो तो लैम्डा बाई 2 आ रहा है, यानी m इज इक्वल टू 0 पे दोनों वेव्स के दरमियान में आ रहा है पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, और यहां पे बनेगा मिनिमा नंबर 1। क्या बनेगा, मिनिमा नंबर 1। यानी मिनिमा नंबर 1 लाने के लिए आपको यहां पुट करना पड़ा m इज इक्वल टू 0। फिर देखो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर देख लो। अगर मैं यहां पे m इज इक्वल टू 1 पुट करूं, इसमें 1 प्लस हाफ करना है। देखो अगर मुझे यहां पे 1 प्लस हाफ करना हो, देखो एलसीएम सेव करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, चेक करो आ रहा है, क्या बन जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 या 1.5 लैम्डा कंडीशन है सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंज की या सेकंड डार्क फ्रिंज की। पहली डार्क फ्रिंज मिली लैम्डा बाई 2 पे, ऊपर गए पार्ट डिफरेंस बढ़ा, ठीक है, और बड़ा, फिर कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। समझे पार्ट, देखो पहले पार्ट डिफरेंस 0 था, फिर लैम्डा बाई 2 हुआ, फिर लैम्डा होगा वहां ब्राइट स्पॉट मिलेगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, यानी कि 1.5 लैम्डा, ऐसे समझ लो। 0 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, फिर 1 लैम्डा, 1 लैम्डा पे ब्राइट स्पॉट होगा, फिर 1.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा पे आपको क्या मिल रहा है, सेकंड डार्क फ्रिंज मिल रही है। पहली ब्राइट फ्रिंज तो 0.5 लैम्डा पे मिल गई थी, तो यहां पे क्या मिल रहा है, सेकंड डार्क फ्रिंज मिल रही है। सेकंड डार्क फ्रिंज आपको कब मिल रही है, m इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा
m इज इक्वल टू 2 डालो जरा यहाँ पे, 2 प्लस हाफ करेंगे, इसी तरीके से देख लेना क्या आएगा 5 लैम्डा बाई 2, यानी कि 2.5, यानी कि थर्ड डार्क फ्रिंज मिलेगी आपको, यानी कि थर्ड डार्क फ्रिंज मिल रही। अब देखो पहली डार्क फ्रिंज चाहिए तो m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दूसरी डार्क फ्रिंज चाहिए तो m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो अपने खोपड़े में इस बात को रखना अच्छे तरीके से, दिमाग के ढक्कन खोल के, कि अगर आपको बोला जाए ना 5वां मिनिमा निकालो तो आप m इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, m इज इक्वल टू 5 नहीं पुट कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक पीछे से शुरू हो रहा है। ये समझ आ गई बात? अगर आपको बोला जाए ना 5वां मिनिमा निकालो तो आप m इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, आपको बोला जाए तीसरा मिनिमा निकालो तो आप m इज इक्वल टू 3 नहीं रखोगे, आप m इज इक्वल टू 2 रखोगे। केपीके बोर्ड के अंदर एक सॉल्व एग्जांपल है, यही भंड मार के उन्होंने गलत सॉल्व किया हुआ है। मेरा ख्याल है वहां पे मेरा ख्याल है सेकंड मिनिमा की बात चल रही है, दूसरे मिनिमा की बात चल रही है, और दूसरे मिनिमा के लिए उन्होंने m इज इक्वल टू 2 पुट किया और ये वाला फॉर्मूला लगाया, गलत हो गया, सवाल पूरा गलत है। वो पंजाब बोर्ड में भी सेम एग्जांपल सॉल्व है और बलूचिस्तान बोर्ड में भी, लेकिन वो सही सॉल्व की हुई है। तो बताने का मकसद ये कि देखो किताब मुरत्तब करने वालों से भी केपीके बोर्ड की किताब में गलती हुई हुई है, तो समझ लेना बात को, ये बेसिक सी बात, ठीक है। जब आपके पास दूसरा मिनिमा होगा तो क्या पुट करोगे, m इज इक्वल टू 1, तो सेकंड मिनिमा के लिए m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो मैंने आपको इस मसले से बचने के लिए बोला था m माइनस हाफ लैम्डा ले लेना। पहला मिनिमा चाहिए m 1 पुट कर दो भाई, दूसरा मिनिमा चाहिए m 2 पुट कर दो, तीसरा चाहिए m 3 पुट कर दो। समझ आ गई बात की? सही। सब चीज़ों को अगर मैं आखिर में समेट लूँ तो हमें ये बात समझ में आती है, जो बिल्कुल सेंट्रल स्पॉट है वो ब्राइट होगा क्योंकि वहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है। ऊपर जाएंगे 0.5 लैम्डा पहला डार्क स्पॉट, फिर ऊपर जाएंगे 1 लैम्डा पहला ब्राइट स्पॉट, फिर ऊपर जाएंगे 1.5 लैम्डा दूसरा डार्क स्पॉट, फिर ऊपर जाएंगे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा दूसरा ब्राइट स्पॉट, फिर 2.5 लैम्डा तीसरा क्या डार्क स्पॉट, फिर 3 लैम्डा तीसरा ब्राइट स्पॉट, ऐसे चलेगा। तो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे चलेगा। सेंट्रल आपके पास हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है। छाप लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अब हम चलते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालने की तरफ, ठीक है। बस आपने वही सारी बातें जहन में रखनी है जो अब तक हमने पढ़ी है। पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। देखो भैया, पोजीशन निकालने से क्या मुराद होती है मैं समझा भी देता हूं आपको। पहले मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर दूं वापस। देखो ये मेरा बेटा हमारे पास स्लिट स्क्रीन है, यहां से आपके पास S1 स्लिट है, ये मेरे बच्चे आपके पास S2 स्लिट है। ये इन दोनों स्लिट्स के दरमियान में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट हो गया। कहानी हमें पता है, बिल्कुल सीधी सीधी कहानी है। यहां से ऐसे वेव निकल के आ रही है, यहां से वेव निकल के आ रही है, आपस में मिल रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। इंटरफेयर करने की वजह से सामने स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। सेंट्रल स्पॉट आपका ब्राइट है, ब्राइट से ऊपर डार्क है, फिर डार्क से ऊपर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क। समझ आ गई? हमने देख भी लिया ब्राइट स्पॉट कहां पे होगा, जहां पर पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स m लैम्डा के बराबर होगा। डार्क स्पॉट कहां पे होगा, जहां पे पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स m माइनस हाफ लैम्डा के बराबर होगा। पहला ब्राइट स्पॉट कहां पे आएगा, जहां पे पाथ डिफरेंस +1 लैम्डा होगा या -1 लैम्डा होगा। +1 लैम्डा सेंट्रल से ऊपर है, -1 लैम्डा सेंट्रल से नीचे। दूसरा मैक्सिमा कहां होगा या दूसरा ब्राइट स्पॉट कहां होगा, जहां पर पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव 2 लैम्डा के बराबर होगा। पहला मिनिमा कहां होगा, जहां पर पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव λ/2 के बराबर है। दूसरा मिनिमा कहां होगा, जहां पर पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स 3 λ/2 के बराबर होगा। ऐसे रिवाइज कर लेना चीज को, अभी हम सवाल करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजेदार हो जाएगा। अब देखो पोजीशन निकालने से क्या मुराद होती है। अक्सर एग्जामिनर बोलता है भाई पोजीशन निकाल के बताओ, हमेशा कहेगा आपसे। यह है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा हमारा होता है रेफरेंस। मान लो S1 से एक वेव आई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे दिया भाई पॉइंट P का। S2 से एक वेव आई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम पॉइंट P है। S1 से एक वेव आ रही है और एक S2 से आ रही है। नजर आ रहा है S2 से आने वाली वेव ज्यादा फासला कवर कर रही है और S1 से आने वाली वेव कम फासला कवर कर रही है। हो सकता है यहां पे मैक्सिमा बन रहा हो सकता है यहां पे मिनिमा बन रहा हो। ये चीज किस पर डिपेंड करती है, इसका डिपेंडेंसी किस पर है, इसकी डिपेंडेंसी इस बात पर है कि इन दोनों के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है, एक वेव दूसरे के मुकाबले में जो एक्स्ट्रा साइकिल कवर कर रही है, वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, m लैम्डा या m माइनस हाफ लैम्डा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पे कोई भी एक फ्रिंज बन रही है और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज की। तो मान लेते हैं यहां पे कैसी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। यानी इस पॉइंट पर आते हुए जो दोनों वेव्स के दरमियान का पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर है, m लैम्डा के बराबर है। अब मुझे इस फ्रिंज की पोजीशन बतानी है। ठीक है,
फ्रिंज की पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन से मुराद होती है मेरे बच्चे सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर लाई कर रहा है या कितना नीचे लाई कर रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर है या कितना नीचे। अगर y का वैल्यू प्लस में बताया जाएगा तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर है, y का वैल्यू माइनस में बताया जाएगा तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे। तो चूंकि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है तो इसको हम ऐसे YB भी लिख सकते हैं या कैपिटल Y भी लिख सकते हैं। ये आपने मालूम करनी है। समझ आ गई बात की भाई साहब। ये हमारा टारगेट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मैंने ये वही है सेंट्रल से जो एंगल था, और यहाँ पे इस एंगल का नाम क्या दिया हुआ है, थीटा। और ये जनाबे वाला हमारे पास L के बराबर है और ये Y हो गया, ठीक है। और ये मेरे बच्चे हमारे पास स्लिट सेपरेशन थी विच वॉज इक्वल टू D। सही है भाई साहब। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इधर हमें पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि अभी हम ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज की फॉर्मेशन सिर्फ तब होगी जब दोनों वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, m लैम्डा के बराबर। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पाथ डिफरेंस है वो हमेशा होता कितना है, d साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो बन जाएगा m लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा। ऐसे ही है। अब यहां पे आती है एक छोटी सी कंडीशन। क्या कंडीशन आती है समझिएगा, और यहां पे ना अच्छे तरीके से दिमाग के ढक्कन खोल के समझना। एग्जामिनर आपसे ना अलग अलग तरह से यहां से चीजें पूछता है। देखो हमारे पास किताब में जो कहानी डिफाइन की हुई है वो उन्होंने ये डिफाइन की हुई है कि आपके पास अगर y का वैल्यू बहुत छोटा है l के मुकाबले में, y का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है l के मुकाबले में, तो सोचो ये चीज बहुत छोटी हो गई, ये चीज बड़ी हो गई। अगर ऐसा है y बहुत छोटा है l के मुकाबले में, l बड़ा है और y छोटा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब थीटा आपके पास स्मॉल बनेगा, हाँ या ना। अरे भैया थीटा क्या है, ये जो थीटा है ये ऐसे जा रहा है। अब सोचो यही वाला पॉइंट अगर नीचे आ जाए, y का वैल्यू छोटा होने का मतलब पॉइंट P नीचे आ रहा है, तो ये यहीं पे आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हम स्मॉल थीटा के लिए काम कर रहे हैं। ये इसी चीज को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो एक और तरीका क्या है डिफाइन करने का, कि लैम्डा का वैल्यू बहुत छोटा है किससे, d से। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो डिफाइन। लैम्डा का वैल्यू बहुत क्या है, छोटा है। मैं दोनों से भी आपको साबित भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। लैम्डा क्या चीज है, वो वेवलेंथ जिसकी लाइट यहां से आ रही है, वो वेवलेंथ जिसकी लाइट यहां से आ रही है। आपके पास 99% केस में ये दोनों अजम्पशन वैलिड रहेंगी, क्योंकि आप कौन सी जो लाइट यूज करते हो ना वो विजिबल लाइट है, विब ग्योर वाली, उसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁷ मीटर के अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखोगे। और ये जो आपका d है स्लिट सेपरेशन, ये d, ये जो आपका स्लिट सेपरेशन है, ये जो स्लिट सेपरेशन है, ये मेरा बेटा आपके पास होती है मिलीमीटर में, 10⁻³ में। तो ये बहुत छोटा होता है d के मुकाबले में। खुद सोचो ना, मैंने क्या बोला, ये 10⁻⁷ का होता है और ये क्या होता है, 10⁻³ का होता है। मैं स्लिट के साइज की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों स्लिट के दरमियान के फासले की बात कर रहा हूं। जो स्लिट का साइज है वो तो इतना ही होता है, तभी तो यहां से लाइट वेव निकल के डायफ्रैक्ट करती है। डायफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ा, बस इसको लिख लेना, आगे जब डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो यहां आपको फील हो जाएगा क्या बताई थी सर ने बात, ठीक है। तो स्लिट का जो साइज है वो तो इतना ही होता है, तभी तो वेव निकल के डायफ्रैक्ट कर रही है। मैं स्लिट के दरमियान के फासले की बात कर रहा हूं। स्लिट के दरमियान का फासला इतना है और जो वेव इससे आ रही है वो इतना है, यानी कि इसके मुकाबले में ये 10⁴ टाइम्स ज्यादा है। समझ आ गई, ये होती है। इस केस में आपके पास थीटा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। देखो ना, y अगर छोटा करते जाओगे तो ये ब्लू वाली लाइन ऐसे नीचे आती जाएगी, समझ आ रही है। जब नीचे आएगी तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब थीटा का वैल्यू छोटा होता है तो उस केस में साइन थीटा और टेंजेंट थीटा एक जैसी वैल्यूज देते हैं। मुझे पता है आप नहीं मानोगे ये बात मेरी, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम कहलाता है ये मैथ्स के अंदर, सही है। आप कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेटर निकाल के साइन 4 डिग्री चेक करो और टेंजेंट 4 डिग्री चेक करो। हालांकि 4 डिग्री भी बड़ा एंगल है। जब हम इसके सवाल करेंगे इसका आंसर देखोगे आप 0.18 डिग्री आ रहा है, 0.31 डिग्री आ रहा है। बोला ना मैंने, 99% ऑफ द क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें वैलिड चलेंगी। 1% क्वेश्चन में नहीं चलेगी, वो माजी में 2 दफा आए हुए, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 5 पेपर के क्वेश्चन है, वो GI की आई ने एक बार पूछा था और एक बार प्यास ने पूछा था, 2 ही सालों में पेपर आए, इसके अलावा नहीं आया। वरना 99.99% केस में ये सब चलेगा वैलिड, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। आप कैलकुलेटर निकाल के चेक भी करो, साइन 2 डिग्री टेंजेंट 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री टेंजेंट 3 डिग्री, साइन 0.5 डिग्री टेंजेंट 0.5 डिग्री मैच कर रहा होगा। इसका मतलब ये मेरा बेटा हमेशा ट्रू है, मैं यहां लिख भी रहा हूं, दिस इज
ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा क्या है भाई? ट्रू है। अब आपने अप्रोक्सीमेशन कर लिया, आपने कहा लैम्डा जब बहुत बहुत छोटा है डी से या वाई बहुत बहुत छोटा है एल से, इस केस के अंदर थीटा क्या हो गया? स्मॉल हो गया। जब थीटा स्मॉल हो गया तो साइन थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर हो गया, तो एम लैम्डा बन जाएगा तकरीबन डी टेंजेंट थीटा के बराबर। भाई साइन थीटा तकरीबन किसके बराबर होगा? टेंजेंट थीटा। इक्वेट कर दिया। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है टोटली पेंटेड ब्लैक, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्राइंगल देखो, ये थीटा नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री वाली साइड है, तो इसका मतलब ये मेरे बच्चे होगी अपने पास बेस, और ये वाली साइड अपने पास क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके आगे लिख लेना ये हमेशा ट्रू नहीं है। 99.9% केस में तो ट्रू है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है। सर क्या पहचान है? कैसे पहचानेंगे कब ट्रू नहीं है? देखो भाई, ये पहचान है जो आपके सामने लिखी है ना, ये पहचान है, यहीं से पहचानोगे। अगर वेवलेंथ बहुत बहुत छोटी है डी के मुकाबले में, और आसान कर लो, अगर वेवलेंथ दी हुई है माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻⁶ में, और डी दिया हुआ है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब ये बहुत छोटा हो गया इसके मुकाबले में। लेकिन अगर दोनों एक ही यूनिट में दे दिए जाएं, आपको कहे वेवलेंथ भी मिलीमीटर में दे दी, डी भी मिलीमीटर में दे दिया, वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में दे दी, डी भी सेंटीमीटर में दे दिया, तो ये इससे बहुत बहुत छोटा नहीं रह जाएगा। फिर नोट करके लिख लेना, जब सवाल कराएंगे तब मजीद फील करोगे आप। ये सवाल ढूंढने में तो टाइम लगता है सारे, ठीक है। तो हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन 99.99% केस में क्या है? ट्रू है। समझ आ गई बात की। तो अब जनाब टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वाई। बेस क्या है? एल के बराबर है। ये आ गया एल के बराबर है, सही। यहां लाके पुट कर देंगे तो एम लैम्डा विल बी इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय एल। और ये वाई क्या है? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। एल को वहां फेंक देंगे और डी को भी फेंक देंगे, तो वाई बी का फॉर्मूला आ गया आपके पास एम लैम्डा एल बटे में आ गया आपके पास डी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये है फॉर्मूला किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये तब ट्रू है जब वेवलेंथ बहुत बहुत छोटी है, किसके मुकाबले में? डी के मुकाबले में। सर फिर हमेशा ट्रू वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? देखो समझो, ये है ना हमेशा ट्रू, यहां से निकाल सकते हो आप, ये यहां से, सही। इतना हिस्सा कॉपी कर लिया, मैं आपको हमेशा ट्रू वाला फॉर्मूला भी निकलवा दूं ताकि आप बाद में जहन में रखो, सही है। चलो इसको उड़ा देते हैं। अब जो चीज हमेशा ट्रू चलेगी वो क्या है देख लेते हैं जरा जल्दी। हमेशा ट्रू वाला फॉर्मूला क्या है? ये है ना हमेशा ट्रू। आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, आपने आगे साइन थीटा को टेंजेंट थीटा में चिपका दिया था, ये क्या है कि थीटा स्मॉल है, आपने कहा था ये बहुत छोटा है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर लैम्डा लेस देन बहुत लेस देन डी नहीं होता, या वाई बहुत लेस देन एल अगर नहीं होता, इस केस में क्या करते? देखो इस केस में साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? सम पीपल हैव पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये वाली ये जो ब्लू कलर से लाइन बनी हुई है ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। बोल हाँ या ना? अबे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब देखो ये वाली साइड y हो गई, नजर आ रहा है, ये वाली साइड l हो गई। इस वाली साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये y है, ये l है, ये वाली साइड में लिख सकता हूं √y² प्लस l²। हाँ या ना? पाइथागोरस थ्योरम, √बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बन गई। आ जाओ यहां लाके पुट कर दो। एम लैम्डा इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहां पे? y के बराबर है। हाइपोटेन्यूज कितना है? √y² प्लस l² के बराबर है। बोल भाई समझ आ गई? ये है एक्चुअल फॉर्मूला, ये है एक्चुअल फॉर्मूला। किसी किताब में नहीं मिलेगा। माजी में लेकिन 2 सवाल आए थे, हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं है, बस उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्या कि थीटा चूंकि बहुत स्मॉल है तो हम साइन को टेंजेंट से रिप्लेस मार के इससे अपने फॉर्मूला निकाल दिया। क्या फॉर्मूला था? एम लैम्डा इज इक्वल टू डी, और साइन थीटा को टेंजेंट थीटा से रिप्लेस करके कर दिया y अपॉन एल। अब देखो ये फॉर्मूला भी ये फॉर्मूला बन जाएगा जब आप इस कंडीशन को ट्रू मानोगे। चेक करो मैंने क्या कहा था? y बहुत छोटा हो l से, y बहुत छोटा हो। देखो अगर y बहुत छोटा है तो इसको तकरीबन 0 मान सकते हैं, तो 0 प्लस l² विल बी l² से रूट मर जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? y अपॉन एल। यानी कि ये वाला अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला और ये वाला हमेशा ट्रू फॉर्मूला है। लेकिन 99.9% केस में यही लगेगा जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल अपॉन डी। सिर्फ ये कि 2 सवाल माजी के मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें ये लग रहा होगा, लेकिन बहरहाल आपको सही बात पता होनी चाहिए।
समझ आ गई? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। एक और बात नोट करके अपनी कॉपी में लिखना, वो क्या, अगर मान लो आपको बोला जाए पहली ब्राइट फ्रिंज निकालो, तो पहली ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है, उसका पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा के बराबर, यानी कि यहां 1 पुट करोगे, दूसरी ब्राइट फ्रिंज 2 पुट करोगे, तीसरी ब्राइट फ्रिंज तो 3 पुट करोगे। डार्क फ्रिंज के लिए भी हम इसी तरह से करते हैं, जल्दी से कॉपी कर लो। अब हम पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अब हम लोग चल रहे हैं आगे और पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालने की तरफ जा रहे हैं। ये वही हमारे पास मेरा बेटा स्लिट S1 है, ये वही हमारे पास स्लिट S2 है। मान लेते हैं यहां कहीं पे आके हमारे पास ये दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं, वहां मिल रही हैं, चलो वहां मिला ले यार जहां मिलना हो मिल जाओ यार, ठीक है। ये वेव हमारे पास भैया यहां पे आके मिल रही हैं आपस में, और इस पॉइंट पे हमारे पास डार्क फ्रिंज बन रही है। डार्क फ्रिंज को पोजीशन बताने का तरीका वही है, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर या कितना नीचे। एक तरीका लिखने का होता है कि आप वाई डी लिखोगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, एक होता है आप स्मॉल वाई लिखोगे, जैसे मर्जी लिख लो, एक ही बात है। बताना ये है कि डिस्टेंस बताना है बस आपने। ये आपके पास थीटा है, और ये मेरा बेटा आपके पास वही डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन है, और ये मेरा बेटा आपके पास क्या है, स्लिट सेपरेशन है डी। ठीक हो गया। अब देखो भैया, हमें ये बात पता है अच्छे तरीके से कि इस पॉइंट पे अगर आपके पास डार्क फ्रिंज बन रही है या मिनिमम इंटेंसिटी का फ्रिंज बन रहा है, इसका मतलब, अच्छा फ्रिंज का मतलब क्या होता है ये भी समझना। आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर ना जो पैटर्न बन रहे होते हैं, किस तरह से बनते हैं फील करो जरा। ये मेरा बेटा आपके पास होता है सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर आपके पास होता है डार्क। सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर क्या होता है, ये मान लो मैं ब्लैक कलर से ना डार्क शो कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे होती है आपके पास डार्क फ्रिंज, समझिएगा, ये होती है डार्क। फिर उसके ऊपर आप जाओगे तो पहली ब्राइट फ्रिंज, ऐसे ये ब्राइट फ्रिंज। फिर उसके ऊपर आप जाओगे, फिर डार्क फ्रिंज आएगी। ये अपनी कॉपी में बना लेना। फिर आप ना गलत फहमी भी एक दूर करता हूं, फिर ब्राइट फ्रिंज आएगी। फिर मेरा बेटा आप ऊपर जाओगे, फिर ऐसे आपके पास डार्क फ्रिंज आएगी। फिर ऊपर जाओगे, फिर ऐसे आपके पास ब्राइट फ्रिंज आएगी, एंड द कहानी विल गो ऑन। यानी अगर मैं इसको मार्किंग करके दिखाऊं ना, तो ये मेरा बेटा आपके पास होता है सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज। अब इसके फौरन बाद चिपक के डार्क फ्रिंज नहीं होती। अरे भैया खुद सोचो, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब यहां पे पार्ट डिफरेंस 0 है, और ये क्या है, ये आपके पास है मिनिमा नंबर 1। मिनिमा नंबर 1 का मतलब क्या है, पहली डार्क फ्रिंज है यहां पे। तो भाई पहली जो आपके पास डार्क फ्रिंज है उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों वेव का, 0.5 लैम्डा। तो ऐसा थोड़ी है यहां पे पार्ट डिफरेंस 0 था और एकदम ऊपर का 0.5 लैम्डा हो गया। भाई पहले पार्ट डिफरेंस 0.1 लैम्डा होगा, फिर 0.2 लैम्डा होगा। भाई पार्ट डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 0.5 लैम्डा होगा ना। तो सर बीच में क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, याद करो मैंने क्या कहा था। अगर पार्ट डिफरेंस 0.1 लैम्डा है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, तो वहां पे ना तो कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव होगा। फील आ रहा है? तो वहां पे क्या होगा, ना मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ना मिनिमम इंटेंसिटी होगी, दरमियान में कुछ होगा। ना तो इतना ब्राइट होगा कि वो ब्राइटेस्ट कहलाए, ना इतना डार्क होगा कि वो डार्केस्ट कहलाए। फिर यहां पे 0.5 लैम्डा, फिर बढ़ते बढ़ते ये आपके पास आ गया भाई साहब पहला मैक्सिमा। ये आपके पास क्या है, दिस इज मैक्सिमा नंबर 1। ये मैक्सिमा आ गया क्योंकि यहां पे आपके पास पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया। भाई पार्ट डिफरेंस 0 था, बढ़ते बढ़ते 0.5 लैम्डा, बढ़ते बढ़ते लैम्डा, बढ़ते बढ़ते 1.5 लैम्डा, बढ़ते बढ़ते 2 लैम्डा, 2.5, 3 लैम्डा, बढ़ता यार ऐसे नीचे आ जाओ। बढ़ते बढ़ते 0.5 लैम्डा डार्क आएगा, मिनिमा नंबर 1 नीचे, फिर मैक्सिमा नंबर 1, फिर मिनिमा नंबर 2, फिर मैक्सिमा नंबर 2। फील आ रहा है? सही है। तो भाई साहब मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास ये दो वेव मिली, तो ये फ्रिंज बनती है, फ्रिंज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बात। दिस इज फ्रिंज, ये जो पट्टी बन रही है इसको अपन लोग कहते हैं फ्रिंज, ठीक है। अच्छा, ये मान लो हमारे पास इस पॉइंट पे क्या बन रहा है भाई, डार्क स्पॉट बन रहा है। सर इसको आप स्पॉट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं। जब यहां से देखूंगा तो मुझे स्क्रीन पूरी ऐसे थोड़ी दिख रही है, इधर से खड़े होकर देखने पे मुझे तो वहां स्पॉट दिखेगा ना। सामने से देखूंगा तो पूरी फ्रिंज दिखेगी। फील आ रहा है? ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे एक डार्क स्पॉट, या इधर से देखोगे तो डार्क फ्रिंज बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो दो वेव मिल रही हैं, इनका जो आपस का पाथ डिफरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है, m-1/2 लैम्डा। यानी कि पाथ डिफरेंस या तो λ/2 है, या 3 λ/2 है, या 5 λ/2 है। 4 λ/2 नहीं हो सकता, वो कटेगा और 2 लैम्डा बन जाएगा, वो कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 के बराबर है। अच्छा जी, समझ आती है बात? समझ आती है भाई। अब क्या करें भाई, अब वही काम करेंगे, d sin थीटा इज इक्वल टू m-1/2 इंटू लैम्डा।
अब मैं वही बात दोबारा कहूंगा कि भाई y अगर बहुत छोटा है l से, यानी कि y बहुत छोटा है, l बड़ा है इसके मुकाबले में, या आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम है किसके मुकाबले में, स्लिट सेपरेशन के मुकाबले में, इन दोनों केस का मतलब आप ये कह रहे हो कि थीटा का वैल्यू बहुत क्या है, छोटा है। भाई अगर y छोटा होगा तो ये थीटा छोटा हो जाएगा, और इस केस के अंदर आप कहोगे, या हम कह सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और परपेंडिकुलर यहाँ पे y है और बेस यहाँ पे l है, तो बन जाएगा y डिवाइडेड बाय l के बराबर। सही है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये हमेशा ट्रू है, लिख लेना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू है, ये वाला फॉर्मूला हमेशा ट्रू। लेकिन ये जो है कि आपने साइन थीटा को टेंजेंट थीटा से रिप्लेस कर दिया, कब ट्रू है, जब थीटा बहुत छोटा है। कब ट्रू है, जब वेवलेंथ छोटी है स्लिट सेपरेशन के मुकाबले में। अगर वेवलेंथ आपको दी है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 में, -7 में, और डी दिया है 10⁻³ में, तो सही है, ये बहुत छोटा है। लेकिन अगर दोनों सेंटीमीटर में दे दे या दोनों मिलीमीटर में दे दे तो ये बहुत छोटा नहीं रहा। फिर डी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m माइनस का हाफ इंटू लैम्डा। सही है। अच्छा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू वो लिखी हुई y डिवाइडेड बाय l। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, ये छोटा y लिखा मैंने क्योंकि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकाल रहा हूं। ठीक है, m माइनस का हाफ इंटू लैम्डा, y को अकेला कर ले भाई, क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू m माइनस का हाफ इंटू लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। देख लेना भाई, किताब वाले यहां पे m प्लस का हाफ भी लिखेंगे। जब m प्लस का हाफ लिखेंगे तो m इज इक्वल टू 0 1 2 3 होगा। पहली डार्क फ्रिंज के लिए आप यहां 0 रखोगे, दूसरे के लिए 1 रखोगे, तीसरे के लिए 2 रखोगे, चौथी के लिए 3 रखोगे। लेकिन इस केस में पहली के लिए 1 रखेंगे, दूसरे के लिए 2 रखेंगे, तीसरे के लिए 3 रखेंगे। सिंपल है ना, इसलिए ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे डार्क फ्रिंज में ना m इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई साहब यहां पे m इज इक्वल टू m जो है ना बेसिकली यहां पे ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को शो कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। जब m ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को शो कर रहा है तो m इज इक्वल टू 0 का मतलब है आप 0th ऑर्डर की डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हो। 0th ऑर्डर पे तो कोई डार्क फ्रिंज बनती नहीं है, 0th ऑर्डर पे तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बैठा हुआ है। ठीक है, इससे ऊपर बनती है फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 पे। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? तो ये हमारे पास थी भाई साहब पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब आपको बोले यार मुझे सही ट्रू वाला फॉर्मूला बता दो, तो भाई यही चीज है, आजा भाई इसको देख लो इधर। ट्रू वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू रखोगे। साइन थीटा क्या है, सम पीपल हैव p/h, ये p है, h ये होगी ये वाली साइड, ये कैसे आएगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर, बेस क्या है l² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो सम पीपल है, p हो गया y अपॉन में h आ गया अंडर रूट l² प्लस y², या उल्टा करके लिख लो अंडर रूट y² प्लस l², एक ही बात है भाई। y² में l² ऐड करो या l² में y² ऐड करो, एक ही बात है। साथ में क्या आ जाएगा, m माइनस का हाफ इंटू लैम्डा। बस ये फॉर्मूला आपके पास हमेशा क्या है भाई साहब, ट्रू है। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो भाई साहब इतना हिस्सा। आगे चलते हैं और इसके कुछ सवालात देखते हैंगे। मेरे बच्चे, मैंने अभी नोट किया है कि हमारा जो लेक्चर है वो तकरीबन 1 घंटा 33 मिनट का हो गया है। तो जो हम इसके सवालात हैं और फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट है वो इसके पार्ट नंबर 2 में लेके जाएंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 4 बनेगा। इतने हिस्से को आप अच्छे से पढ़ के जरा 1-2 बार रिवाइज करके रखना। अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस की तरफ जंप करेंगे।